सिस्टम ने तुम्हें डीमन सॉवरेन का दिल जीतने का मिशन दिया था, लेकिन पूरे 500 साल बीत गए और तुम एक बार भी उस पहाड़ से नीचे नहीं उतरे। फिर अचानक खबर आई कि डीमन सॉवरेन की सोल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। यह सुनते ही सिस्टम का सब्र टूट गया और वह गुस्से में चीख पड़ा, मिशन फेल्ड। अब तुम अपनी ताकत कभी वापस नहीं पा सकोगे, तुम्हारी जिंदगी भी खत्म होने वाली है। लेकिन तुमने सिर तक नहीं उठाया और बस शांत आवाज में कहा, ओह, मानो मौत भी तुम्हें जरा सा फर्क नहीं डालती। सिस्टम उसी वक्त तुम्हें मार डालना चाहता था। पूरे 500 साल तक वह तुम्हें अपने टारगेट को रिझाने के लिए कहता रहा, लेकिन तुमने शुरुआत से ही उससे लड़ाई कर ली। इतना ही नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अब तुम्हारा टारगेट भी मर चुका था। आखिर तुम्हारे जैसा होस्ट भी कोई होता है? तुमने बेपरवाही से पूछा। हो गया? गुस्से से पागल सिस्टम लगभग क्रैश होने की हालत में पहुंच गया। डिंग, एस्केप प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, गुड बाय, तुम सबसे बेकार होस्ट हो। अगले ही पल सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो गया और उसके साथ तुम्हारी सारी ताकत भी चली गई। तुम मुड़े और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चल पड़े, लेकिन तभी तुम्हारा पैर किसी चीज पर पड़ा। वह नरम थी, गर्म थी और जिंदा थी। नीचे देखा तो वहां बर्फ जैसी सफेद रेशमी फर वाली एक छोटी सी लोमड़ी पड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन इस समय उसका पूरा शरीर गहरे घावों से भरा हुआ था और उसकी सांसें भी मुश्किल से चल रही थीं। तुम तुरंत झुक गए और उसे बेहद सावधानी से अपनी हथेलियों में उठा लिया। तुम्हें इतनी बुरी तरह किसने घायल किया? तुमने चिंता भरी आवाज में पूछा। छोटी लोमड़ी अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी, लेकिन उसका कांपता हुआ शरीर अब भी जीने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुम काफी देर तक उस छोटे से फर के गोले को देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, शायद हमारी मुलाकात किसी वजह से हुई है। आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उसी समय उस छोटी लोमड़ी के अंदर मौजूद क्लोई ब्लैकवुड की चेतना अंधेरे में तैर रही थी। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द था। उसकी स्पिरिट चैनल्स कट चुकी थीं और उसकी सोल भी बुरी तरह टूट चुकी थी। काउंसिल ऑफ सेवन के उन बूढ़े हरामियों, वह मन ही मन गुस्से से दहाड़ना चाहती थी। वह डीमन सॉवरेन ड्रेडवेल की एम्प्रेस और सदियों से सिक्स फोल्ड रेल्म्स की शासक थी, लेकिन उसके अपने ही लोगों ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया था। उन एहसान फरामोश गद्दारों को तो मुझे सोल पिल्स बना देना चाहिए था। वह गुस्से से भर उठी, लेकिन उंगली तक नहीं हिला सकती थी। उसके घाव इतने भयानक थे कि उसे मजबूर होकर अपनी फॉक्स फॉर्म में आना पड़ा और वह सिर्फ ड्रैगनफ्लाई पेंडेंट की ऑरा का सहारा लेकर टेलीपोर्ट कर पाई। उस पेंडेंट की ओरा एक राइचियस कल्टीवेटर मैडिसन पियर्स की थी। मैडिसन ने उसे हाई क्रेस्ट ऑर्डर का टोकन दोस्ती की निशानी के तौर पर दिया था। क्लोई को पूरा यकीन था कि वह उसे मैडिसन के पास ले जाएगा जहां वह कुछ समय तक छिप सकती थी, लेकिन टेलीपोर्ट होने के बाद वह एक ऐसी जगह आ गिरी जो उसके लिए सबसे बुरा सपना थी। एवरविंटर हॉल, विंटर स्पायर पीक, उसके सबसे बड़े दुश्मन का घर। अगले ही पल वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे अपनी बाहों में उठाए हुए है। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी, आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। वह आवाज, वह दम घोंट देने वाली सोशल एंग्जाइटी वाली मौजूदगी, वह कभी गलती नहीं कर सकती थी। ईथन हेस, हाईएस्ट ऑर्डर का सबसे ताकतवर डिसाइपल और राइचस पाथ का इकलौता असेंडेंट मास्टर जो उससे टक्कर ले सकता था। वही इंसान जिससे वह पिछले 500 सालों से लड़ती आ रही थी। कमाल हो गया, मैं इसके हाथों में आ गिरी। उसने छूटने की पूरी कोशिश की। वह इंसानी रूप में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। वह सिर्फ उसकी बाहों में पड़ी रह गई। तभी क्लोई को एक और भी डरावनी बात समझ आई। वह इस समय एक लोमड़ी थी और इथन ने उसे पहचाना ही नहीं था। इथन हेज, तुम अंधे बेवकूफ, मैं डीमन सोवेरेन हूं, ड्रेडवेल डोमिनियन की शासक। अगर आंखें काम नहीं कर रही तो कम से कम तुम्हारी कुत्ते जैसी नाक को मेरी डेमोनिक ऑरा तो महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी सारी ताकत जा चुकी थी। तुम उसकी डेमोनिक ऑरा का सबसे हल्का निशान भी महसूस नहीं कर सकते थे। तुम बस प्यार से उसकी फर सहलाते हुए बोले, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कौन डर रहा है? मैं तुमसे नहीं डरती, अभी बस हिल नहीं पा रही हूं। जैसे ही ठीक हो जाऊंगी सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगी। उसने मन ही मन कसम खाई। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो वह एक मुलायम गद्दे पर लेटी हुई थी।
उसके सारे घाव जड़ी बूटियों से बड़े ध्यान से बांधे गए थे और दर्द भी काफी कम हो चुका था। सबसे पहले उसकी नजर ईथन पर पड़ी जो उसके पास बैठा था। उसके हाथ में खुशबूदार हर्बल मेडिसिन का एक कटोरा था। तुम जाग गई। तुम्हारी आवाज हमेशा की तरह शांत और ठंडी थी, लेकिन उसके पीछे हल्की सी खुशी भी छिपी हुई थी। क्लोई उसे उलझन भरी नजरों से देखती रही। वह इस आदमी से पूरे 500 साल लड़ती रही थी, लेकिन उसने उसे कभी कोई भावना दिखाते नहीं देखा था। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसकी भयानक सोशल एंग्जाइटी की वजह से वह किसी से बात तक नहीं करता था। वह हमेशा अकेला रहता था। राइचस पाथ का सबसे ताकतवर इमॉर्टल होने के बावजूद वह चुप रहने वाला अकेला इंसान था। बहुत पहले उसी ने पहले ईथन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ईथन बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया था। जब उसने उसका पीछा किया तो उसने बिना एक शब्द बोले हमला कर दिया और फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। पूरे 500 साल तक जब भी दोनों मिलते, लड़ते, अलग होते तो अगली लड़ाई की तैयारी करते। क्लोए हमेशा सोचती थी कि यह आदमी पिटाई के लायक है, लेकिन आज जब उसने ईथन के बालों में चांदी जैसी सफेद लटें देखी तो उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसके बाल सफेद क्यों हो रहे थे? उसका चेहरा इतना पीला क्यों था? ये तो सेलेस्टियल डिके के 5 लक्षणों में से थे। क्लोई की आंखें फैल गईं। ये निशान तभी दिखाई देते थे जब कोई कल्टीवेटर मौत के बेहद करीब पहुंच जाता था, और एक बार यह शुरू हो जाए तो दुनिया की कोई दवा उसे नहीं बचा सकती थी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन मर रहा था। क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था? आखिर अच्छाई और बुराई जन्म जन्म के दुश्मन थे। उसे तो जश्न मनाना चाहिए था। फिर उसके दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा था? छोटी सी दवा पी लो। तुम्हारी आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। तुम बहुत बुरी तरह घायल हो और तुम्हारे घावों में डेमोनिक एनर्जी भी है। शायद तुम किसी और की लड़ाई में फंस गई थी। तुम एक पल रुके और माफी भरे लहजे में बोले, मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं इसे निकाल नहीं सकता। मैं सिर्फ साधारण जड़ी बूटियों से जितना हो सके उतना इलाज कर सकता हूं। उसकी सारी ताकत चली गई थी। वह कभी असेंडेंट रेल्म की चोटी पर था, एक ऐसा इमॉर्टल जो एक वार में आसमान चीर सकता था। उसकी ताकत आखिर कैसे खत्म हो गई? क्लोई ने ध्यान से तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तुम पूरी तरह एक साधारण इंसान जैसे लग रहे थे। क्लोए पूरी तरह हैरान रह गई। अपने सबसे बड़े दुश्मन के हाथ लगना ही काफी बुरा था, लेकिन अब वह खुद भी मर रहा था। तभी अचानक तुम्हें जोरों की खांसी आने लगी। हर खांसी तुम्हारे पूरे शरीर को हिला रही थी। क्लोई ने देखा कि तुम्हारे मुंह पर रखा हाथ खून से भर गया है। उसके सीने का दर्द और बढ़ गया। अरे, अभी मत मरना। अगर मरोगे तो मेरे हाथों मरोगे। तुम्हें पहले जाने की इजाजत किसने दी? वह मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाती रही। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुमने उसकी चमकती काली आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, छोटी सी, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? कौन चिंता कर रहा है? मैं तो बस सोच रही हूं तुम्हें कैसे मारूं। उसने गुस्से वाला चेहरा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी सी फॉक्स फेस पर वह डरावनी नहीं बल्कि बेहद प्यारी लग रही थी। जितना वह तड़पती उतनी ही क्यूट दिखाई देती। तुमने धीरे से उसे रोकते हुए कहा, ज्यादा मत हिलो, तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, गुड गर्ल, अब दवा पी लो। मैं डीमन सोवेरेन हूं और यह मुझे गुड गर्ल कह रहा है। उसका मन किया कि वह तुम्हें काट खाए, लेकिन तभी गर्म दवा उसके होंठों से लगी। इसे खत्म कर लो, फिर आराम करना। कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। क्लोई ने कटोरे की तरफ देखा, फिर ईथन के पीले चेहरे की तरफ। आखिर उसने चुपचाप अपना मुंह खोलकर दवा पी ली। इसलिए नहीं कि उसने कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे जल्दी ठीक होना था, ताकि उसमें ईथन को मारने की ताकत आ सके। हाँ, बस यही वजह थी। दवा ने जल्दी असर किया और क्लो फिर से नींद में डूब गई। आधी बेहोशी में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे बड़े प्यार से फिर उसी मुलायम गद्दे पर लिटा दिया। उसके ऊपर गर्म और मुलायम कंबल डाल दिया गया। फिर किसी का हाथ बहुत प्यार से उसकी फर सहलाने लगा। अच्छे से सो जाओ छोटी सी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। आधी नींद में डूबी क्लोए बस यही सोचती रह गई। अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ 500 साल तक लड़ते हुए क्लोई ने ईथन को कभी इतना बोलते नहीं देखा था। लड़ाई के दौरान वह मुश्किल से एक दो शब्द बोलता था, लेकिन अब तो उसका मुंह ही बंद नहीं हो रहा था। कितना परेशान करने वाला इंसान है, उसने मन ही मन बड़बड़ाया। फिर भी उसकी हथेलियों की गर्माहट उसे अजीब सा सुकून दे रही थी।
देखते ही देखते वह गहरी नींद में सो गई। तुमने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज से मैं तुम्हें स्नो बुलाऊंगा। मैं तुम्हारा मास्टर हूं, इसे हमेशा याद रखना। छोटी सी लोमड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस नींद में और सिकुड़कर गोल हो गई। तुम हल्का सा मुस्कुराए, फिर झुककर बहुत प्यार से उसके माथे पर एक किस कर दिया। अगर उस समय क्लोए जाग रही होती तो वहीं उछल कर तुम्हें काट खाती। स्नो, तुमने मेरा नाम स्नो रख दिया। स्नो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे पूरे खानदान का नाम स्नो होगा। और मुझे किस करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बेशर्म कहीं के। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी तुम्हारी सोल तक मिटा दूंगी। अगली सुबह एक तीखी और कर्कश आवाज ने क्लो को जगा दिया। इतन हेज, बाहर से एक औरत की तेज आवाज गूंजी। डेमन सोवेरेन मर चुकी है। पूरी दुनिया जश्न मना रही है। पूरा असेंडेंट वर्ल्ड जीत का उत्सव मना रहा है। तुम हाईएस्ट ऑर्डर के सबसे बड़े डिसाइपल हो, एक राइटियस इमॉर्टल हो, फिर भी वहां नहीं पहुंचे। क्या तुम्हें अपने ऑर्डर और अपने मास्टर की जरा भी इज्जत नहीं है? यह सुनते ही क्लोई के कान खड़े हो गए। डीमन सॉवरेन मर गई? ये लोग मेरी बात कर रहे हैं? उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसी पल ईथन ने जल्दी से उसे अपनी स्लीव के अंदर छिपा लिया और फिर दरवाजे की तरफ मुड़कर धीमी लेकिन तनाव भरी आवाज में बोला, शांत रहना। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उम्र करीब 30 साल, चेहरा ठंडा और गरिमामय, लेकिन उसकी आंखों में अधिकार और घमंड साफ झलक रहा था। वह थी एवेलिन ग्रो, हाईएस्ट ऑर्डर की लीडर और ईथन की मास्टर। क्लोई ने स्लीव की छोटी सी दरार से उसे देखा और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वह इस औरत को अच्छी तरह पहचानती थी। जब ड्रेडवेल डोमिनियन में गृहयुद्ध शुरू हुआ था और काउंसिल ऑफ सेवन ने बगावत की थी, तब पर्दे के पीछे डोरियां यही औरत हिला रही थी। राइटियस लीडर होने का दिखावा करने वाली यही औरत चुपके से ड्रेडवेल के गद्दारों के साथ मिली हुई थी। दोनों तरफ से हुए हमले ने ही क्लोई को तैयार होने का मौका नहीं दिया था। तभी तुम्हारी आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। मास्टर, वह देखती रही कि तुम आगे बढ़े और पूरी विनम्रता से झुककर उसे प्रणाम किया। तुम्हारा व्यवहार ऐसा था मानो सचमुच तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई हो। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मुझसे जश्न में न आकर गलती हो गई। एवलिन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। उसने तुम्हें सिर से पैर तक ठंडी नजरों से ऐसे देखा जैसे कोई सामान परख रही हो। सुना है तुम बीमार हो और तुम्हारी ताकत भी खत्म होती जा रही है। तुमने सिर झुकाए ही शांत आवाज में जवाब दिया, मैं ठीक हूं मास्टर। ठीक? एवलिन हल्का सा हंसी। चेहरा पीला पड़ चुका है, बाल सफेद होने लगे हैं, और फिर भी कहते हो कि ठीक हो? वह एक कदम और आगे आई, फिर बोली, खैर, मैं यहां इसके लिए नहीं आई हूं। तुम जश्न में नहीं आए, लेकिन जीत का गिफ्ट तो देना ही होगा। डीमन सॉवरेन मर चुकी है और पूरा असेंडेंट वर्ल्ड जश्न मना रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर सबसे बड़ा राइटियस ऑर्डर है, इसलिए हमें उन हीरोज को कीमती ट्रेजर देने होंगे, और हमारे सबसे बड़े डिसाइपल होने के नाते ये सब तुम दोगे। स्लीव के अंदर बैठी क्लोई पूरी तरह सन्न रह गई। ये औरत सच में बीमार डिसाइपल से भी पैसे वसूल रही है। कैसी मास्टर है ये? क्या खुद कंगाल हो गई है? मरते हुए आदमी से भी ट्रेजर ले रही है। उसका मन किया कि किसी को काट खाए, लेकिन उसी समय तुमने सचमुच अपना स्टोरेज रिंग खोल दिया। तुमने एक एक करके ट्रेजर बाहर निकालने शुरू कर दिए और बड़े सलीके से एवेलिन के सामने रख दिए। मून शैडो पर्ल, मिलेनियम फ्रॉस्ट जेड, 9 फोल्ड रिवाइवल पिल, हर ट्रेजर अनमोल था। आखिर में तुमने एक हरी जेड से बनी बांसुरी निकाली, फीनिक्स सॉन्ग फ्लूट। उसे देखते ही क्लो का पूरा शरीर जम गया। वह उस फ्लूट को कैसे भूल सकती थी? कभी इसी फ्लूट के लिए वह और इथान लगातार 3 दिन और 3 रात तक लड़ते रहे थे। दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे और आखिर में किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। बाद में उसने जानबूझकर हार मान ली थी ताकि ईथन वह फ्लूट ले जाए। उसे आज भी वह दिन याद था जब उसने इथान को फीनिक्स सॉन्ग फ्लूट लेकर जाते हुए देखा था और मन ही मन उसे बेवकूफ कहती रही थी। इतना भी नहीं समझ पाया कि मैंने जानबूझकर उसे जीतने दिया था। लेकिन आज वही फ्लूट उसने बिना एक पल सोचे इस चालाक औरत को गिफ्ट में दे दी। क्लोई का गुस्सा फट पड़ा। अब उसे यह भी परवाह नहीं रही कि वह इस समय एक लोमड़ी है। उसने सीधे तुम्हारी कलाई पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। उसके चारों दांत तुम्हारी चमड़ी चीरते हुए अंदर तक धंस गए। तुम दर्द से एक पल के लिए सख्त हो गए, लेकिन मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। तुमने बस होंठ भींच लिए और दर्द चुपचाप सह लिया। एवलिन को कुछ भी पता नहीं चला। उसकी नजर सिर्फ ट्रेजर्स पर थी। उसने संतोष से सिर हिलाया,
बहुत अच्छा, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। अगले ही पल उसने सारे ट्रेजर्स अपने स्टोरेज में रख लिए। अब आराम करो, ऑर्डर के बाकी काम मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर वह चली गई। उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, न कोई दवा छोड़ी, न चिंता भरी एक नजर डाली। क्लोई तुम्हारी स्लीव के अंदर गुस्से से कांप रही थी। यही है पूरे राइटियस वर्ल्ड का सबसे महान ऑर्डर, यही है इनका महान मास्टर डिसिपल रिश्ता। तभी तुमने प्यार से उसे स्लीव से बाहर निकाला और मुलायम गद्दे पर बैठा दिया। फिर अपनी कलाई पर बने उसके चार छोटे छोटे दांतों के निशान देखे। गुस्सा होने के बजाय तुम हल्का सा मुस्कुराए और बहुत नरमी से बोले, क्या हुआ? अंदर बहुत घुटन हो रही थी क्या? घुटन तुम्हारे सिर में है, मैं तुम पर गुस्सा हूं। आखिर तुमने फीनिक्स सॉन्ग फ्लूट उस बूढ़ी चुड़ैल को क्यों दे दी? मैंने जानबूझकर तुम्हें जिताया था और तुमने उसे यूं ही दे दिया। कितने बेकार और दब्बू इंसान हो तुम। वह गुस्से से गत्ते पर उछलने लगी। उसका मन कर रहा था कि इस सीधे साधे आदमी को अच्छी तरह काट खाए। तुमने धीरे से उसकी फर सहलाते हुए कहा, गुस्सा मत हो। मुझे पता है तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सब सिर्फ चीजें हैं। जाने दो। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। ये सुनते ही क्लोए एकदम चुप हो गई। मुझे बचाने की कोशिश? मैं तो इसे डांट रही थी, लेकिन न जाने क्यों, जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही उसके दिल का आधा गुस्सा अपने आप गायब हो गया। एवलिन के जाने के बाद भी तुमने आराम नहीं किया। तुम अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए एवर विंटर हॉल के अंदर वाले कक्ष में पहुंचे। फिर अपने स्टोरेज रिंग से सिनाबार, टेलिस्मन पेपर, कॉपर कॉइन्स और एक रून ब्रश निकाली। उसके बाद अपनी उंगली काटकर फर्श पर खून से कुछ बनाने लगे। धीरे धीरे वह खून फैलने लगा और एक विशाल अरे का आकार लेने लगा। क्लोए की आंखें फैल गईं। एबिसल सोल कॉलिंग अरे। ये एक ऐसा प्राचीन अरे था जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर किसी मरे हुए इंसान की सोल का एक छोटा सा टुकड़ा भी कहीं मौजूद हो तो ये उसे वापस बुला सकता है। लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक होती थी। कम से कम इसमें सारी ताकत खत्म हो जाती थी और ज्यादा हुआ तो जान तक चली जाती थी। इथन की हालत देखकर क्लो को सबसे बुरा अंदेशा होने लगा। तभी तुम्हें फिर से जोरों की खांसी आने लगी। तुम्हारे मुंह से लगातार खून निकल रहा था, लेकिन तुम रुके नहीं। कांपते हुए हाथों से तुम अपना खून लगातार उस अरे में डालते रहे। क्लोई तुम्हें हैरानी से देखती रही। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि जो इंसान खुद मरने वाला है, वह अपनी बची हुई जिंदगी भी इस अरे में क्यों झोंक रहा है। वह आखिर किसकी सोल को बुलाना चाहता था? तुम अरे के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए और कोई प्राचीन मंत्र पढ़ने लगे। उसकी एक भी पंक्ति समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक नाम साफ सुनाई दिया, क्लोई ब्लैकवुड। क्लोई का दिल जोर से धड़क उठा। ये मेरी सोल को बुला रहा है। इसे लगता है कि मैं मर चुकी हूं, इसलिए ये सब कर रहा है। अगले ही पल जमीन से खून जैसी लाल रोशनी उठी और पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन तुरंत ही तुम्हारे मुंह से फिर खून निकल पड़ा। अरे पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि क्लोई मरी ही नहीं थी। उसकी सोल का कोई टुकड़ा दुनिया में बिखरा हुआ था ही नहीं जिसे बुलाया जा सके। लेकिन तुम्हें यह सच पता नहीं था। तुम्हें लगा कि तुम्हारी ताकत कम होने की वजह से फिर से असफल हो गए हो। तुमने होंठों पर लगा खून पोंछा, फिर एक बार और नया हैंड सील बनाया। अगले ही पल तुम्हारे मुंह से फिर खून निकला और तुम लगभग गिर ही पड़े। लेकिन तुम फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। क्लोई तुम्हें अपनी आखिरी हद तक खुद को धकेलते हुए देख रही थी। उसका दिल कसकर सिकुड़ गया। वह तुमसे कुछ कहना चाहती थी। वह बताना चाहती थी कि डीमन सॉवरेन इतनी आसानी से नहीं मरती, लेकिन इस समय वह सिर्फ एक छोटी सी लोमड़ी थी। वह बोल ही नहीं सकती थी, इसलिए वह बस बेबस होकर तुम्हें बार बार कोशिश करते देखती रही। हर बार अरे पलटकर तुम्हें ही घायल कर देता। आखिरकार तुम जमीन पर गिर पड़े, लेकिन तुम्हारी आंखें अब भी खुली थीं। तुम उस खाली अरे को घूरते रहे। तुम्हारी आंखों में हार नहीं, बल्कि जिद और गर्व था। माफ करना, मैं बहुत कमजोर हूं। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। गद्दे पर लेटी क्लोई तुम्हें मौत से लड़ते हुए देख रही थी। उसके दिल के अंदर उठ रही वह अजीब सी भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। उसमें दर्द था, कसक थी और एक अजीब सा अपराध बोध भी था। मैं आखिर क्यों अपराध बोध महसूस कर रही हूं? इसने खुद मेरी सोल बुलाने की कोशिश की थी। मैंने इसे मजबूर नहीं किया था। अगर यह मर जाए तो मुझे खुश होना चाहिए। फिर मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम काफी देर तक वहीं पड़े रहे। जब आखिर सांसें थोड़ी संभलीं तो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़े हुए। फिर तुम उस छोटी लोमड़ी के पास आए, उसे प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया और फुसफुसाती हुई आवाज में बोले, स्नो,
तुम्हारे घावों में डेमोनिक एनर्जी है। तुम जरूर ड्रेडवेल डोमिनियन के आसपास रही होगी। शायद तुमने उसे देखा हो। उसका नाम क्लोई ब्लैकवुड है। वह एक बहुत ताकतवर डीमन सॉवरेन है। बिल्कुल देखा है। मैं खुद ही क्लोई ब्लैकवुड हूँ। और ये क्या मतलब कि मैं बहुत ताकतवर हूँ? मेरी तारीफ कर रहे हो? आखिर क्यों? वह मन ही मन बड़बड़ाई। तुम धीरे धीरे बोलते रहे। पूरे 500 साल हम लड़ते रहे, लेकिन कभी कोई साफ जीत नहीं पाया। वह इकलौती इंसान थी जिसने सच में मुझसे बात करने की कोशिश की। क्लोई एकदम सन्न रह गई। मुझसे बात करने की कोशिश? मैं तो हर बार तुम पर चिल्लाती थी। तुम हल्का सा मुस्कुराए। हाँ, वह हर बार मुझ पर चिल्लाती थी, लेकिन मुझे पता था कि उसके मन में कोई बुराई नहीं थी। बस उसे अपनी भावनाएं जतानी नहीं आती थी। मुझे सब आता था। मैं सच में तुम पर चिल्लाना चाहती थी, समझे? क्लोई मन ही मन चीखी। तभी तुम्हारी नजर कहीं दूर चली गई और तुम धीरे से बोले, वो फीनिक्स सॉन्ग फ्लूट जो मास्टर ले गई, असल में क्लोई ने ही मुझे दी थी। जब हम उसके लिए लड़ रहे थे, तभी उसने जानबूझकर मुझे जीतने दिया। मुझे शुरू से पता था। उसकी 1000 फोल्ड मिराज टेक्निक इतनी ताकतवर थी कि वह मुझसे हार ही नहीं सकती थी। तुम हल्का सा हंसे। शायद वह मुझे खुश करना चाहती थी, बस कभी मानती नहीं। तुम्हारी बाहों में सिमटी क्लोए पूरी तरह हिल चुकी थी। तुम फिर धीरे से बोले, एक बात और है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। कई सदियों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी। मास्टर मुझसे बहुत नाराज हो गई थी। उन्होंने मुझे हाई क्रेस्ट गेट के बाहर घुटनों के बल बैठने की सजा दी थी। उस दिन भयानक तूफान आया हुआ था और आसमान से लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन गिर रही थी। आसपास खड़े सारे राइचस कल्टिवेटर्स मुझ पर हंस रहे थे। किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन क्लोई आई थी। यह सुनते ही क्लोई का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसे वह दिन साफ याद आ गया। वह ड्रेडवेल डोमिनियन से चुपके से आई थी और छिपकर उसने तुम्हारे चारों तरफ एक शील्ड बना दिया था ताकि लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। तुम्हारी नजरें फिर कहीं दूर खो गईं। उसे लगा कि मुझे पता नहीं चला। उसने अपनी डेमोनिक ऑनरा पूरी तरह छिपा ली थी ताकि मैं यही सोचूं कि किसी राइटियस कल्टिवेटर ने मेरी मदद की है। लेकिन मैं उसकी खुशबू पहचान गया था। वह हल्की सी प्लम ब्लसम की खुशबू। उसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं हमेशा उसे थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन जब भी हम मिले, हम लड़ पड़े। और मुझे लोगों से बात करनी आती ही नहीं, इसलिए मैं कभी कह नहीं पाया। तुमने अपनी बाहों में सिमटी लोमड़ी की तरफ देखा। तुम्हारी आंखों में सिर्फ नरमी और पछतावा था। अब शायद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। क्लोई को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोर से चोट मारी हो। इसे शुरू से सब पता था। इसे हर बात पता थी। तुम प्यार से उसकी फर सहलाते हुए बोले, स्नो, तुम्हें क्या लगता है, क्या क्लो मुझसे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि मैंने उसकी दयालुता ठुकरा दी? क्योंकि मैं उसे कभी थैंक यू नहीं कह पाया? क्लोई चुपचाप तुम्हें देखती रही। नफरत? मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती थी? मुझे तो बस समझ नहीं आता था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। तुमने लंबी सांस ली। छोड़ो, अब वह इस दुनिया में नहीं है। अगर वह सच में मुझसे नफरत करती थी, तो अब कभी बता भी नहीं पाएगी। तुमने बाहर चमकते चांद की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, स्नो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब मैं मर जाऊं, तब मेरा शरीर खा लेना और इंसानी रूप ले लेना। इसे एक दोस्त का आखिरी गिफ्ट समझना। यह सुनते ही क्लोई ने झटके से सिर उठाया। वह तुम्हें अपनी मौत की तैयारी करते देख रही थी। पहली बार उसके दिल में घबराहट भर गई। नहीं, ये नहीं मर सकता। इसने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी। इसने ये भी नहीं बताया कि पहली बार मिलते ही मुझ पर हमला क्यों किया था। अभी नहीं, इसे अभी नहीं मरना चाहिए। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी बेचैन क्यों हो रही है। उसे बस इतना पता था कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को अभी मरते हुए नहीं देख सकती। कम से कम उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। उसी रात तुम सोफे पर बैठे थे और सफेद लोमड़ी तुम्हारी बाहों में थी। तुम धीरे धीरे उससे बातें करने लगे। बहुत समय हो गया, मैंने किसी से इस तरह बात नहीं की। मैं हमेशा अकेले ट्रेनिंग करता था, अकेले खाना खाता था, यहाँ तक कि चांद भी अकेले देखता था। जब कोई मुझसे बात करता था तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या जवाब दूं। जब कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। इसलिए मैं या तो भाग जाता था या ऐसा दिखाता था जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। इसी वजह से पूरा असेंडेंट वर्ल्ड मुझे ठंडा, घमंडी और बेरहम इमॉर्टल समझता है। लेकिन सच तो यह है कि मैं बस बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। तुमने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्नो, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? छोटी लोमड़ी के कान खड़े हो गए।
तुमने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जब मैंने पहली बार क्लो को देखा था, मुझे वह बहुत खूबसूरत लगी थी। लाल कपड़ों में दोनों सेनाओं के बीच खड़ी थी, सबसे अलग दिख रही थी। मैं उससे हेलो कहना चाहता था, लेकिन इतना घबरा गया कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। फिर वह खुद मेरे पास आ गई। उसने मेरा नाम पूछा और मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूं, इसलिए तुम्हारी आवाज़ और भी धीमी हो गई। मैं बस मुड़कर भाग गया। क्लोई पूरी तरह जम गई। रुको, मतलब पहली बार जब हम मिले थे, तब ये मुझे नीचा दिखाकर नहीं गया था। ये तो सिर्फ शर्म के मारे भाग गया था। तुम पछतावे से मुस्कुराए। फिर वह मेरा पीछा करने लगी। मैं और भी ज्यादा घबरा गया। मुझे लगा अब वह पूछेगी कि मैं उसे नजरअंदाज करके क्यों भागा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उस पर हमला कर दिया। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैं बस इतना घबरा गया था कि दिमाग से पहले शरीर चल पड़ा। फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई, और उसी एक लड़ाई ने ड्रेडवेल डोमिनियन के साथ होने वाली शांति वार्ता भी बर्बाद कर दी। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं वह और गुस्सा न हो जाए। बस, फिर हम लड़ते ही रह गए। क्लोई पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने इस आदमी से पूरे 500 साल सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से लड़ाई की थी। ये शर्म के मारे भागा, शर्म के मारे मुझ पर हमला कर दिया, शर्म के मारे कभी माफी भी नहीं मांग पाया, और मैं पूरे 500 साल इसी बेवकूफ से जलती रही। मैंने जानबूझकर इसे फीनिक्स सॉन्ग फ्लूट जिताया। मैं छिपकर इसे लाइटनिंग ट्रिबुलेशन से बचाती रही, और अब यह कह रहा है कि वजह सिर्फ इसकी शर्म थी। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका मन कर रहा था कि अभी इंसानी रूप लेकर इस बेवकूफ का सिर फोड़ दे और देखे कि उसके अंदर सच में दिमाग है भी या नहीं। तभी तुमने उसकी कंपाहट महसूस की और चिंता से पूछा, स्नो, क्या हुआ? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में। तुमने ही तो किया है। वह मन ही मन चिल्लाई, लेकिन बोल नहीं सकी, इसलिए उसने सिर्फ गुस्से से तुम्हें घूरा। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तुम उसकी नजर से थोड़ा घबरा गए, फिर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोले, गुड गर्ल, गुस्सा मत करो। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे हाथ मत लगाओ, वरना काट लूंगी। और उसने सचमुच तुम्हारी उंगली अपने दांतों में दबा ली। तुम दर्द से हल्का सा सिहर उठे, लेकिन हाथ पीछे नहीं खींचा। तुम बस मुस्कुराकर बोले, काट लो, शायद इससे तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। क्लोई कुछ पल तक तुम्हारी उंगली मुंह में दबाए रही। यह बेवकूफ इतना परेशान करने वाला क्यों है? इसे लोगों से बात करनी नहीं आती, ये कुछ समझता भी नहीं, फिर भी इसकी हर बात मेरे दिल को क्यों छू जाती है? आखिर उसने धीरे से तुम्हारी उंगली छोड़ दी। तुमने अपनी उंगली पर बने दांतों के निशानों को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है? क्लोई ने तुरंत मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज करने लगी। मैं अब भी तुमसे गुस्सा हूं, बस अभी तुमसे झगड़ने का मन नहीं है। तुमने अपने कपड़ों के अंदर से एक जेड पेंडेंट निकाला। उस पर साथ साथ उड़ते हुए दो ट्विन विंग बर्ड्स उकेरे गए थे। तुम मुस्कुराकर बोले, देखो स्नो, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसे देखते ही क्लोए की आंखें फैल गईं। कई साल पहले जब वह ईथन से लड़ रही थी, तब उसने उसकी कमर पर लटका हुआ एक पेंडांट देखा था। उस पर भी यही ट्विन विंग बर्ड्स बने हुए थे। नक्काशी बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, लेकिन साफ दिखाई देता था कि उसे बहुत प्यार से बनाया गया था। तब क्लोई ने यही सोचा था कि किसी लड़की ने प्यार की निशानी के तौर पर यह पेंडेंट ईथन को दिया होगा। आखिर पूरे असेंडेंट वर्ल्ड में अनगिनत औरतें उसे चाहती थीं। उस पेंडेंट को देखकर उसके अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि लड़ाई के दौरान उसने जानबूझकर अपनी तलवार से उसे तोड़ दिया था। उस समय उसे अजीब सा सुकून मिला था। आज भी उसे वह पल याद था। पेंडेंट टूटने के बाद ईथन काफी देर तक वहीं खड़ा रह गया था। फिर उसने चुपचाप सिर झुकाया, टूटे हुए टुकड़ों को उठाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके बाद क्लोई ने कभी उसके पास कोई दूसरा पेंडेंट नहीं देखा। उसने हमेशा यही सोचा कि शायद उस लव टोकन के टूटने का दर्द इतना गहरा था कि उसने दोबारा कभी कोई पेंडेंट पहना ही नहीं। इतने सालों तक वह इसी बात पर मन ही मन खुश होती रही, लेकिन आज ईतन ने कहा कि वह पेंडेंट उसने खुद बनाया था। तुम धीरे से बोले, मैंने दो पेंडेंट बनाए थे, एक पर ट्विन विंग बर्ड्स थे और दूसरे पर ड्रैगन फ्लाई बना था। ट्विन विंग पेंडेंट मैंने अपने पास रखा था, और ड्रैगन फ्लाई पेंडेंट मैं उसे देना चाहता था। क्लोए पूरी तरह जम गई। उसे देना चाहता था? तुम धीमी आवाज में आगे बोले, क्लोई ब्लैकवुड को
लेकिन मुझे कभी सही मौका ही नहीं मिला। फिर उसने मेरा ट्विन विंग पेंडेंट तोड़ दिया। मुझे लगा शायद वह मुझसे नफरत करती है। उसे मेरा पेंडेंट तक देखना पसंद नहीं था, इसलिए मैं ड्रैगन फ्लाई पेंडेंट देने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। तुम्हारी आवाज़ में कड़वाहट उतर आई। बाद में मैडिसन ने वह पेंडेंट मुझसे मांग लिया। मैं उसे मना नहीं कर पाया, इसलिए उसे दे दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने अपनी हथेली में रखे टूटे हुए ट्विन विंग पेंडेंट को देखते हुए कहा कि एक दिन इसके टूटे हुए टुकड़े भी मुझसे छिन जाएंगे। यह सुनते ही क्लो को अचानक कई साल पुरानी एक घटना याद आ गई। मैडिसन पियर्स उसी के पास आई थी। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और गिफ्ट में एक पेंडेंट दिया था जिस पर उड़ती हुई ड्रैगन फ्लाई बनी हुई थी। क्लोई को वह नक्काशी इतनी पसंद आई थी कि उसने उसकी जमकर तारीफ की थी, लेकिन आज उसे समझ आया कि वह पेंडेंट मैडिसन का नहीं था। उसे ईथन ने अपने हाथों से बनाया था। उसी पेंडेंट की ऑरा का पीछा करते हुए वह मैडिसन के पास जाना चाहती थी, लेकिन टेलीपोर्ट होकर सीधे ईथन के पास पहुंच गई। अब उसे वजह समझ आ गई। क्लोई को लगा कि वह दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ है। वह खुद पर हंसे या रोए, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी तुमने उसकी तरफ देखकर पूछा, स्नो, क्या हुआ? क्लो ने तुम्हारी साफ और नरम आंखों की तरफ देखा, फिर तुम्हारी हथेली में रखे टूटे हुए ट्विन विंग पेंडेंट की तरफ। उसका दिल पूरी तरह कांप उठा। उसने इस आदमी से पूरे 500 साल लड़ाई की थी। उसे हमेशा लगा था कि वह घमंडी है, ठंडा है और किसी दूसरी औरत से प्यार करता है। उसे लगा था कि वह उसे कभी पसंद ही नहीं करता, लेकिन यह सब उसकी अपनी गलत फहमी थी। ये इंसान तो बस बेहद शर्मीला था और लोगों से बात करना नहीं जानता था। फिर भी उसने उसकी हर छोटी बड़ी बात याद रखी थी। उसे याद था कि क्लोई ने उसे लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से बचाया था। उसे याद था कि फीनिक्स सॉन्ग फ्लूट जानबूझकर उसे जिताया गया था। उसे उसके हर ताने तक याद थे, यहां तक कि उसने उसके लिए अपने हाथों से पेंडेंट भी बनाया था। छोटी सी लोमड़ी उसकी बाहों में चुपचाप पड़ी रही। उसका मन कर रहा था कि वह फूट फूट कर रो पड़े, किसी को जोर से पीटे और पिछले 500 सालों का सारा दर्द बाहर निकाल दे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ उस बेवकूफ इंसान की बातें सुन सकती थी जो बैठा बैठा अपनी ही मौत की तैयारी कर रहा था। तुमने धीरे से कहा, सुनो, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम तैयार हो। तुमने अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। अपना पंजा मेरी हथेली पर रख दो। मैं अपना शरीर तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा। मेरे मरने के बाद उसे अब्सॉर्ब करके इंसानी रूप ले लेना। इसे एक दोस्त का आखिरी गिफ्ट समझना। क्लोए तुम्हारी खुली हुई हथेली को देखती रही। उसे मना कर देना चाहिए था। आखिर डीमन सॉवरेन किसी राइचियस कल्टिवेटर की दया कैसे स्वीकार कर सकती थी? लेकिन तभी उसका पंजा अपने आप उठ गया। उसने उसे हिलाया भी नहीं था। उसका पंजा खुद ब खुद तुम्हारी हथेली पर आकर टिक गया। तुम्हारे चेहरे पर दिल से निकली हुई मुस्कान खिल उठी। उसमें सुकून भी था। तुमने धीरे से कहा, थैंक यू स्नो, मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। क्लोए का दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया। तभी तुमने अपनी जेब से एक लाल धागा निकाला। उसमें हल्की सी लाल चमक थी। साफ था कि वह कोई साधारण धागा नहीं था। तुमने समझाते हुए कहा, यह 3 लाइफ्स थ्रेड है, 3 फोल्ड वर्ल्ड्स का एक अनमोल ट्रेजर। यह किसी सोल को नए शरीर तक पहुंचाने में मदद करता है। इससे तुम्हें मेरा शरीर अब्जॉर्ब करने में आसानी होगी। लेकिन एक कहानी भी है। कहते हैं कि इस धागे से बंधे दो लोग अगर एक दूसरे से प्यार करने लगें तो उनकी किस्मत हमेशा के लिए एक हो जाती है और वे कभी अलग नहीं हो पाते। यह सुनते ही क्लोए की आंखें फैल गईं। वह इस लेजेंडरी थ्रेड को अच्छी तरह जानती थी। एक बार इसका बंधन सच में बन जाए तो वह हमेशा के लिए दोनों को जोड़ देता था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक तुमने धागे का एक सिरा अपनी उंगली में बांध दिया था और दूसरा उसकी पूंछ में। फिर मुस्कुराकर बोले, डरने की जरूरत नहीं है। इसका बंधन तभी काम करेगा जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। अभी तो यह सिर्फ तुम्हें मेरा शरीर अब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तुम तो बस एक छोटी सी लोमड़ी हो। भला तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? और जब मैं मर जाऊंगा तो यह धागा अपने आप गायब हो जाएगा। इंसानी रूप लेने के बाद तुम्हारी लव लाइफ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लोए मन ही मन बड़बड़ाई, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तुम्हें कैसे पता कि नहीं करूंगी? रुको, मैं ऐसा सोच भी क्यों रही हूं? मैं डीमन सॉवरेन हूं। मैं किसी राइचस कल्टिवेटर से कभी प्यार नहीं कर सकती। लेकिन अपनी पूंछ से बंधे उस लाल धागे को देखते ही उसके दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई।
3 दिन बाद एवरविंटर हॉल में एक ऐसा मेहमान आया जिसे देखकर क्लोई का मन खराब हो गया। बाहर से एक मीठी आवाज सुनाई दी, सीनियर ब्रदर। उस समय क्लोई अपने गद्दे पर सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन ये आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। वह इस आवाज को कभी नहीं भूल सकती थी। ये थी मैडिसन पियर्स, एवलिन क्राउ की सबसे छोटी डिसिप्ल और इत्थान की जूनियर डिसिप्ल। वही लड़की जिसने ईथन का पेंडेंट इस्तेमाल करके क्लोई का भरोसा जीता था। दरवाजा खुला और सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। सीनियर ब्रदर, मैं आपसे मिलने आई हूं। मैडिसन सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी मुड़ी हुई भौहें, बड़ी बादाम जैसी आंखें, गुलाबी होंठ और चमकते दांत, सब कुछ उसे बेहद प्यारा बनाते थे। लेकिन क्लोई ने उसकी आंखों में छिपी चालाकी उसी पल पहचान ली। वह नजर उसे बहुत अच्छी तरह याद थी। पहली बार जब मैडिसन उसके पास आई थी, तब भी उसके चेहरे पर यही मासूमियत थी। वह उसे सिस्टर क्लो कहकर बुलाती थी और उसी दौरान धीरे धीरे उसके ट्रेजर्स भी गायब करती रहती थी। तब क्लो इतनी बेवकूफ थी कि उसे सच में क्यूट समझती थी। अब उसे अपना ही चेहरा थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। तभी मैडिसन की नजर मेज पर रखे मून शेडो पर्ल पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। सीनियर ब्रदर, ये मून शेडो पर्ल कितना खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? तुमने उसकी तरफ देखा, एक पल रुके और फिर सिर हिलाकर बोले, ले जाओ। मैडिसन खुशी खुशी पर्ल अपनी स्लीव में रख लिया। फिर उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमने लगीं। अरे, ये वाला भी कितना सुंदर है, और ये भी। सीनियर ब्रदर, यहां तो सब कुछ कितना खूबसूरत है। वह किसी ट्रेजर वॉल्ट में घुसे चूहे की तरह हर चीज उठाकर देखने लगी। जो भी कीमती चीज उसे पसंद आती, वह मासूम चेहरा बनाकर कहती कि उसे बहुत अच्छी लगी, और अगले ही पल उसे अपनी स्लीव में छिपा लेती। गद्दे पर पड़ी क्लो गुस्से से कांप रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेशर्म लड़की नहीं देखी थी। लेकिन ईथन चुपचाप सब देखता रहा। उसने मैडिसन को बिना रोके पूरे कमरे की हर चीज उलट पुलट करने दी। क्लोई का मन कर रहा था कि अभी उसी नकली सांप को काट काट कर खत्म कर दे, लेकिन इस समय वह सिर्फ एक छोटी सी लोमड़ी थी और मुश्किल से हिल भी पा रही थी। मैडिसन जितना लूट सकती थी, सब समेटने के बाद आखिर उसकी नजर उस सफेद लोमड़ी पर पड़ी। अरे सीनियर ब्रदर, आपके पास ये फॉक्स कब से है? वह झुककर क्लोई को ध्यान से देखने लगी। कितनी क्यूट है, जरा इसे प्यार कर लूं। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसकी फर सहला सके। क्लोए का गुस्सा उसी पल भड़क उठा। मेरे ऊपर हाथ रखकर तो देख। उसने बिना एक पल घुमाए मैडिसन की कलाई में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। आह! मैडिसन दर्द से चीख पड़ी और झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी कलाई पर दांतों के 2 गहरे निशान बन गए थे और उनमें से खून टपकने लगा। तू छोटी सी जंगली जानवर। पल भर में मैडिसन का मासूम और प्यारा चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह गुस्से और जहर से भरा चेहरा दिखाई देने लगा। मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? उसने हाथ उठाया और उसकी हथेली में स्पिरिचुअल पावर इकट्ठी होने लगी। वह क्लोई पर वार करने ही वाली थी कि तभी तुम्हारी ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। रुको! तुम दोनों के बीच आकर खड़े हो गए। ये मेरी स्पिरिट पेट है। तुम्हारी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैडिसन कुछ पल के लिए रुक गई। सीनियर ब्रदर, इसने मुझे घायल किया है। मेरा हाथ देखिए। उसने अपनी कलाई तुम्हारी तरफ बढ़ाई और बेचारी बनने लगी। यह आपकी स्पिरिट पेट हो सकती है, लेकिन इसने किसी को चोट पहुंचाई है। आपको मुझे इसका जवाब देना होगा। तुमने उसकी कलाई की तरफ देखा और शांत स्वर में बोले, घाव बहुत हल्का है। स्नो ने जानबूझकर जोर से नहीं काटा। मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर दूंगा। इतना कहकर तुमने एक बिल्कुल साफ और चमकता हुआ मिलेनियम फ्रॉस्ट जेट बाहर निकाला। इतनी सी खरोंच के लिए यह काफी है। मिलेनियम फ्रॉस्ट जेट देखते ही मैडिसन की आंखें चमक उठीं। यह ऐसा ट्रेजर था जो किसी कल्टीवेटर को असेंडेंट रेल्म तक पहुंचने में मदद कर सकता था। पूरे असेंडेंट वर्ल्ड में यह बेहद दुर्लभ माना जाता था। उसने तुरंत जेड छीन लिया और अपनी स्लीव में छिपा लिया। कम से कम आपको समझ तो है कि क्या करना चाहिए, उसने घमंड से नाक सिकोड़ते हुए कहा और बाहर जाने लगी। लेकिन दरवाजे पर रुककर उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। और हाँ, सीनियर ब्रदर, मुझे यह फॉक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इसने दोबारा मुझे काटा
तो मैं मास्टर से कहकर इसे मरवा दूंगी। इतना कहकर वह अपनी स्लीव झटकती हुई बाहर चली गई। गद्दे पर बैठी क्लोई गुस्से से कांपने लगी। छोटी चुड़ैल, जरा कोशिश करके तो देख, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हें काट काट कर मार डालूंगी। जैसा उसने कहा था, ठीक 3 दिन बाद मैडिसन फिर लौट आई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे पीछे हाईएस्ट ऑर्डर की लीडर एवलिन क्रो भी चली आ रही थी। अंदर आने से पहले ही उसकी ठंडी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी मास्टर आई है और तुम बाहर आकर मेरा स्वागत तक नहीं करोगे? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? तुम कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे उठकर दरवाजे तक गए और आदर से झुक गए। मास्टर, एवलिन ने ठंडी सांस भरी और सीधे एवरविंटर हॉल के अंदर चली आई। उसकी नजर पूरे हॉल में घूमी और आखिर जाकर उस सफेद लोमड़ी पर टिक गई। यही वह जानवर है जिसने मेरी सबसे प्यारी डिसाइपल को घायल करने की हिम्मत की। मैडिसन तुरंत आगे बढ़ी और एवलिन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मास्टर, मेरा हाथ देखिए। उसने अपनी कलाई आगे कर दी। असल में घाव तो कब का भर चुका था, लेकिन उसने उस जगह लाल रंग का पोटियन लगा दिया था ताकि वह बहुत भयानक दिखे। उस जानवर ने मुझे काट लिया था। बेचारी, मैं कई दिनों से दर्द में हूं। मास्टर, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। एवलिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुम्हारी तरफ देखकर कहा, ईथन, तुम्हारे जानवर ने तुम्हारी जूनियर डिसाइपल को घायल किया है। अब बताओ, तुम इसके साथ क्या करोगे? तुम कुछ पल चुप रहे, फिर शांत आवाज में बोले, मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगा। ये मेरी स्पिरिट पेट है। एवलिन की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैडिसन के साथ जो हुआ उसका कोई हिसाब नहीं दोगे? तुमने पहली बार सिर उठाकर सीधा एवलिन की आंखों में देखा। अगर जवाब चाहिए तो मैं अपनी जूनियर डिसाइपल को मुआवजा दे सकता हूं, लेकिन स्नो। तुम्हारी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो गई। स्नो को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैडिसन तुरंत रोने लगी। सीनियर ब्रदर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह तो सिर्फ एक जानवर है। उसने मुझे घायल किया है और आप उसके लिए मास्टर की बात तक नहीं मान रहे? वह रोते रोते बोली, मास्टर, सीनियर ब्रदर को अब मेरी कोई परवाह ही नहीं रही। एक जानवर मिल गया और मुझे ही भूल गए। मैं कितनी दुखी हूं। एवलिन ने मैडिसन को रोते देखा तो उसकी आंखों में कठोर चमक उभर आई। अगर तुम उस जानवर को सजा नहीं दोगे तो मुझे कठोर होना पड़ेगा। किसी डिसाइपल को अपने जानवर से घायल करवाना खुद हमला करने जैसा ही अपराध है। क्या तुम हाईएस्ट ट्रिब्यूनल की सजा भुगतना चाहते हो? पूरे हॉल में भारी सन्नाटा छा गया। गद्दे पर पड़ी क्लोई ये सब देखकर मन ही मन हंस पड़ी। क्या कमाल की जोड़ी है। दोनों एक दूसरे का खेल कितनी अच्छी तरह समझती हैं। अब देखना है कि मेरा यह बेवकूफ आर्च राइवल क्या करता है। तभी तुम धीरे धीरे खड़े हो गए। तुम्हारी आंखों में जो हमेशा नरमी रहती थी उसकी जगह पहली बार हड्डियां जमा देने वाली ठंडक उतर आई। तुमने बेहद शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, मास्टर, मैंने पहले ही कहा था, स्नो को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एवलिन एक पल के लिए जड़ हो गई। उसने कभी तुम्हें इस रूप में नहीं देखा था। उसका हमेशा आज्ञाकारी रहने वाला डिसाइपल पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। उसने भारी आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? तुमने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, पिछले 500 सालों से मैंने सिर्फ पुराने रिश्ते की इज्जत करते हुए तुम्हें सहा है। आखिर तुम बार बार मुझे क्यों मजबूर कर रही हो? मेरी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली है। मेरे मरने के बाद भी तुम स्नो को नहीं छोड़ोगी, तो फिर मुझे भी तुम पर दया दिखाने की कोई वजह नहीं बचती। मास्टर, तुम्हारे आखिरी शब्द के साथ ही पूरा एवरविंटर हॉल कांप उठा। एवलिन का चेहरा बदल गया। उसे तुम्हारे अंदर से उठती हुई एक भयानक ऑरा महसूस हुई। वह विशाल थी, अथाह थी और साफ तौर पर एसेंडेंट रिल्म का दबाव था। असंभव। एवलिन डरकर एक कदम पीछे हट गई। क्या तुम्हारी सारी ताकत खत्म नहीं हो चुकी थी? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने अपनी जीभ काटी और खून की एक धार हवा में उछाल दी। वह खून हवा में अनगिनत रणज में बदल गया। अगले ही पल वे सारे रून्स मिलकर एक विशाल काला बैनर बन गए। उसके ऊपर अनगिनत टेढ़े मेढ़े चेहरे सिले हुए थे जो बिना आवाज के चीख रहे थे। मिरियड सोल्स बैनर, प्राचीन ईवल वेपन जो किसी की सोल को शरीर से निकालकर हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर सकता था। उसे देखते ही एवलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। मिरियड सोल्स बैनर? क्या तुम पागल हो गए हो? उसे इस्तेमाल करने की कीमत तुम्हारी अपनी जान है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसी पल बर्फ जैसी चमकती हुई एक सोर्ड लाइट उसकी तरफ लपकी। फ्रॉस्टबेन सोर्ड, ईथन की सोल बाउंड सोर्ड।
उसकी राह में आने वाली हर चीज पल भर में बर्फ बन गई। एवलिन बचने की कोशिश भी नहीं कर पाई। तलवार इतनी तेज थी कि उसे प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल खून हवा में उछला और हाईएस्ट ऑर्डर की लीडर एवेलिन ग्रोव का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। मास्टर! मैडिसन चीख उठी और मुड़कर भागने लगी, लेकिन उसने 2 कदम भी नहीं रखे थे कि सोर्ड एनर्जी ने उसका सीना आर पार कर दिया। उसने नीचे देखा। उसकी छाती के बीचों बीच एक साफ छेद बन चुका था। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। सीनियर ब्रदर, वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय मिरियड सोल्स बैनर पूरी तरह खुल गया और उसने एवलिन तथा मैडिसन दोनों की सोल्स खींचकर अपने अंदर कैद कर ली। बैनर के अंदर से उनकी दर्दनाक चीखें लगातार गूंजने लगीं। तुमने धीरे से बैनर वापस समेट लिया। तुम्हारा चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उस आखिरी हमले ने तुम्हारी बची हुई सारी उम्र भी जला डाली थी, लेकिन तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं था। तुम अच्छी तरह जानते थे कि इन सालों में इस ऑर्डर ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। अगर सिस्टम का मिशन न होता तो अपनी पुरानी ताकत के साथ तुम कभी किसी और का मोहरा बनकर नहीं रहते। अब सिस्टम भी जा चुका था। तुम्हें पता था कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होने वाली है। अपनी बची हुई सोल पावर से तुमने पूरे विंटर स्पायर पीक को सील कर दिया। वह पहाड़ जहां कभी एक असेंडेंट इमॉर्टल रहा करता था, दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। हाई क्रेस्ट का पहला पीक अब सिर्फ समतल जमीन बनकर रह गया। तुमने आखिरी बार स्नो की तरफ देखा। अब इस दुनिया में तुम्हारे पास सिर्फ वही बची थी, लेकिन अगले ही पल पूरी दुनिया तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरी पड़ गई और तुम सीधे जमीन पर गिर पड़े। अपनी बची हुई आखिरी चेतना के साथ तुम्हें महसूस हुआ कि किसी ने तुम्हें गिरने से पहले थाम लिया है। वह एहसास बेहद नरम, गर्म और सुकून देने वाला था। उसके साथ हल्की सी प्लम ब्लसम की खुशबू भी आ रही थी। क्लो ने अपना इंसानी रूप धारण कर लिया था। उसने गिरते हुए ईथन को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने अपनी गोद में पड़े उसके कागज की तरह सफेद चेहरे को देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, तुम बेवकूफ! क्या सच में एक फॉक्स के लिए इतना सब करना जरूरी था? लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम बिल्कुल किसी लाश की तरह निश्चल पड़े थे। क्लोई ने तुरंत अपनी स्पिरिट सेंस से तुम्हारी हालत जांची। जैसे जैसे वह तुम्हारे शरीर को महसूस करती गई, उसका चेहरा और गंभीर होता गया। तुम्हारी ज्यादातर स्पिरिट चैनल्स टूट चुकी थीं। तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस भी बुरी तरह चटक चुकी थी। तुम्हारे पास अब 10 साल से भी कम की जिंदगी बची थी। इस बेवकूफ ने सचमुच उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। क्लोई धीरे से तुम्हारे सीने पर सिर रखकर तुम्हारी बहुत हल्की धड़कन सुनने लगी। उसकी नाक में जलन हुई और आंखों से आंसू निकल पड़े। आर्च राइवल, अभी मत मरना। अगर तुम मरोगे तो मेरे हाथों मरोगे। लेकिन तुम उसकी आवाज सुन ही नहीं सकते थे। क्लोई ने बाहर चमकते चांद की तरफ देखा। चांदनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन तब तक उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसने धीमे से फुसफुसाया, तुमने मना नहीं किया, यानी हाँ है। आज से तुम मेरे हो। जब ठीक हो जाओगे तो मेरे साथ ड्रेडवेल डोमिनियन चलोगे। वहां तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी, समझे? बेशक तुम कुछ सुन नहीं सकते थे, लेकिन क्लोई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने धीरे से झुककर तुम्हारे माथे पर एक किस किया और फुसफुसाई, आर्क राइवल, जब तुम जागोगे तब मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। दिन बीतते गए। बसंत आया, फिर पतझड़, फिर ठंड और गर्मी। देखते ही देखते पूरे 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों तक क्लो एक पल के लिए भी तुम्हारे पास से नहीं हटी। वह लगातार अपनी डेमोनिक एनर्जी तुम्हारे शरीर में भेजती रही, ताकि तुम्हारी टूटी हुई चैनल्स ठीक हो सके और तुम्हारा कोर फिर से मजबूत बन सके। उसने दवा बनाना सीखा, दलिया पकाना सीखा, पट्टियां बदलना सीखा, घावों का इलाज करना सीखा, यहां तक कि कपड़े सिलना भी सीख लिया। हालांकि उसकी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई देखकर किसी का भी सिर दर्द करने लगे। अगर ड्रेडवेल के वॉरलॉर्ड्स उसे इस हालत में देख लेते तो हैरानी से उनके मुंह खुले रह जाते। सदियों तक पूरे 6 फोल्ड रियलम्स की डीमन क्लैंस पर राज करने वाली महान डीमन सोवेरेन अब एक छोटी सी नर्स बन गई थी, जो अपने पेशेंट का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह बिल्कुल किसी पत्नी की तरह अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी, लेकिन उसे दुनिया की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि उसका यह बेवकूफ आखिर कब जागेगा। एक और रात आई।
क्लोए बिस्तर के पास झुककर तुम्हें सोते हुए देख रही थी। उसने धीरे से कहा, बेवकूफ, आखिर कब जागोगे? तुम्हें पता है कितने दिन हो गए किसी को गाली दिए हुए? तुम्हारी देखभाल करते करते तो मैं किसी पर ठीक से चिल्लाई तक नहीं। पहले मैं हर दिन तुम्हें सैकड़ों गालियां देती थी, अब तो डांटने के लिए भी कोई नहीं है। वह लगातार बोलती रही। उसकी आवाज धीरे धीरे और नरम होती गई, फिर आखिर फुसफुसाहट में बदल गई। जल्दी जाग जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। मैं तुम्हें पहली बार मिलने वाले दिन की बात बताना चाहती हूँ। मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आई थी और हेलो कहाँ था, लेकिन तुम भाग गए। मुझे इतना गुस्सा आया, फिर तुमने मुझ पर हमला कर दिया। मैं और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। मुझे लगा मेरा यह आर्च राइवल मुझे नीचा समझता है, इसलिए मैंने ठान लिया कि तुम्हें हराकर दिखाऊंगी कि मैं कितनी ताकतवर हूं। बाद में मुझे समझ आया कि तुम उतने भी बुरे नहीं थे। तुम बहुत ताकतवर थे और हर लड़ाई के बाद चुपके से हीलिंग पिल्स छोड़ जाते थे। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे बहुत पहले से सब पता था। बस मुझे शर्म आती थी कुछ कहने में। मुझे डर था कि वे तथाकथित राइटियस कल्टिवेटर्स तुम्हें परेशान करेंगे। फिर मैंने तुम्हारी कमर पर वह पेंडेंट देखा। मुझे लगा किसी औरत ने तुम्हें दिया होगा और मैं गुस्से से पागल हो गई, इसलिए मैंने उसे तोड़ दिया। पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो न जाने क्यों मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मुझे थोड़ा पछतावा भी हुआ, लेकिन मैं डीमन सोवेरेन थी। डीमन सोवेरेन भला किसी बात का पछतावा कैसे कर सकती थी? इसलिए मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुमसे लड़ती रही, तुम्हें गालियां देती रही और दिखावा करती रही कि मैं तुमसे नफरत करती हूं। ये कहते कहते क्लोए की आंखें लाल हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्क राइवल, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की? जब भी मैं तुम्हें गालियां देती थी, मैं बस चाहती थी कि तुम मुझसे थोड़ा और बात करो। मैं वो कुछ पल रुक गई। उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पिछले पूरे 500 सालों से तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई। मैं डीमन सोवेरेन थी और तुम राइटियस इमोर्टल। हम तो जन्म जन्म के दुश्मन थे। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती थी? इसलिए मैं सिर्फ तुमसे लड़ती रही, ताकि तुम मुझे कभी भूलो मत। इतना कहते ही उसके आंसू आखिर बह निकले। वे सीधे तुम्हारे हाथ पर गिरने लगे। आर्च राइवल, प्लीज जाग जाओ। मैं रो रही हूं, फिर भी तुम नहीं जाग रहे। मैं कसम खाती हूं। उसकी आवाज भर्रा गई और वह आगे कुछ नहीं कह पाई। वह बिस्तर के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही। आखिर जब थकान ने उसे पूरी तरह घेर लिया, तभी उसकी आंख लग गई। उसी दौरान तुम एक बहुत लंबा सपना देख रहे थे। उस सपने में कोई लगातार तुम्हारी देखभाल कर रहा था, लेकिन तुम उसका चेहरा कभी नहीं देख पाए। जब आखिर तुम्हारी आंख खुली, तो सबसे पहले तुम्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वह गहरी नींद में सो रही थी। उसकी आंखों के किनारों पर आंसुओं के निशान अब भी मौजूद थे और उसके होंठ हल्के से फूले हुए थे, जैसे किसी से रूठी हुई हो। तुम उस चेहरे को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। पूरे 500 साल तक तुम उसी चेहरे की मालकिन से लड़ते रहे थे। हर लड़ाई में तुम चोरी छिपे उसकी तीखी आंखों और भौहों को देखते थे। जब भी वह गुस्से में तुम्हें गालियां देती, तुम चुपके से उसे देखते रहते। तुमने कभी किसी को नहीं बताया कि पहली बार क्लोई को देखते ही तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई थी। ऐसा लगा था जैसे किसी ने सीधे तुम्हारे दिल पर चोट कर दी हो। पूरे 500 साल तक राइटियस और डिमोनिक साइड्स एक दूसरे से लड़ते रहे। तुम्हें हमेशा लगा कि क्लोई तुमसे नफरत करती है और तुम दोनों हमेशा दुश्मन ही रहोगे। लेकिन जिस दिन सिस्टम ने बताया कि क्लो मर चुकी है, उस दिन तुम पूरी तरह टूट गए। तुम्हारे दिल में इतना दर्द हुआ कि अपनी सारी ताकत खोने पर भी उतना नहीं हुआ था। तुम बार बार उसकी सोल बुलाने की कोशिश करते रहे। तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि हर बार तुम्हारे शरीर के हर हिस्से से खून बहने लगे या तुम्हारी बची हुई उम्र खत्म होती जाए। उसी दिन तुम्हें स्नो, वह घायल छोटी सी फॉक्स मिली थी। तुमने उसे अपना सारा प्यार और अपनापन दिया, क्योंकि तुम्हें उसमें एक दूसरी क्लोए दिखाई देती थी। ऐसी क्लोए जो तुम पर गुस्सा न करे, तुमसे लड़ाई न करे और बस चुपचाप तुम्हारे पास बैठी रहे। तभी क्लोई को अपने सिर पर हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई। उसने उनींदी आंखों से धीरे धीरे उन्हें खोला। किसी का हाथ बहुत प्यार से उसके बाल सहला रहा था। वह स्पर्श इतना गर्म और सुकून देने वाला था कि उसने बिना सोचे उसी हाथ से अपना चेहरा रगड़ लिया। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी भारी आवाज पड़ी।
तुम जाग गई। क्लोई ने झटके से सिर उठाया। सामने तुम्हारी गहरी और नरम आंखें थीं। तुम बिस्तर के सहारे टिककर बैठे थे, एक हाथ से अपना सिर संभाले हुए थे और दूसरा हाथ अब भी उसके सिर पर रखा था। तुम्हारी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसकी हरकत तुम्हें मजेदार लगी हो। क्लोई का दिल जोर से धड़क उठा। ये कब जाग गया? कहीं मैंने कुछ अजीब तो नहीं बोल दिया? कहीं नींद में बकवास तो नहीं की? कहीं मेरे मुंह से लार तो नहीं निकली? वह घबरा कर तुरंत वापस फॉक्स फॉर्म में बदलना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ईथन उसे उसके असली इंसानी रूप में देख चुका था। अब क्या करूं? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं, शायद नहीं। अब मेरे बाल सफेद हैं, पहले भूरे थे। मैंने अपनी डिमोनिक ऑरा भी पूरी तरह छिपा रखी है। अब मुझ में डीमन सॉवरेन जैसी कोई मौजूदगी नहीं है। शायद यह मुझे नहीं पहचान पाएगा। क्लोई ने जल्दी से खुद को संभाला और हकलाते हुए बोली, मैं स्नो हूं। इंसानी रूप लेने के बाद मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो गई है। मुझे बस इतना याद है कि मेरे मास्टर ने हमेशा मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। बाकी मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं। झूठ बोलते समय उसके दिल में इतना अपराध बोध था कि वह खुद अपनी नजरों से नहीं मिल पा रही थी। उसकी वह शर्मीली और दोषी शक्ल देखकर तुम्हारी मुस्कान और गहरी हो गई। तुमने धीरे से पूछा, अच्छा, तो तुम्हारी याददाश्त धुंधली हो गई है? फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? क्लोई एक पल के लिए जम गई। क्या ये मेरी परीक्षा ले रहा है? उसने सावधानी से तुम्हारी तरफ देखते हुए जवाब दिया, ईथन हेस। मेरे मास्टर का नाम ईथन हेस है और मैं उनकी स्पिरिट पेट हूं। स्नो, स्नो। तुमने धीमी आवाज में उसका नाम लिया। तुम्हारी ऑरा मुझे किसी की याद दिलाती है। यह सुनते ही क्लोई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसकी? उसने घबरा कर पूछा। तुमने शांत आवाज में कहा, उसकी जिससे मैं पूरे 500 साल लड़ता रहा। तुम्हारा हर शब्द क्लोई के दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। वह वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। इसे पता चल गया? लेकिन कब? अभी अभी? या इसे शुरू से सब पता था? उसने खुद को संभालते हुए धीमे से कहा, मास्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं तो बस एक छोटी सी फॉक्स हूं। इंसानी रूप लेने के बाद मेरी याददाश्त धुंधली हो गई है। मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा हर शब्द के साथ कम होता जा रहा था। तुमने उसे झूठ छिपाने की नाकाम कोशिश करते देखा और हल्का सा हंस पड़े। ठीक है, तुम्हें कुछ याद नहीं। तुम बस एक छोटी सी फॉक्स हो। क्लोई मन ही मन सोचने लगी, ये ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे की बात मान रहा हो? क्या इसे सच में सब पता है या ये बस मेरी परीक्षा ले रहा है? उसका दिल बुरी तरह उलझ चुका था। वह ईथन को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। उसी समय ड्रेडवेल डोमिनियन के गहरे हिस्से में बने ब्लैकार पैलेस के अंदर काउंसिल ऑफ सेवन का नेता मार्कस ड्रेक डीमन सॉवरेन के सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। उसे पढ़ते ही उसके होंठों पर क्रूर मुस्कान फैल गई। क्लोए मरी नहीं, वह सचमुच बच गई और अब वह उस राइटियस इमॉर्टल के साथ है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। उसने रिपोर्ट नीचे रखी और बाहर खून जैसे लाल आसमान की तरफ देखा। खबर फैला दो, उस गद्दार डीमन सोवेरेन को हर हाल में खत्म कर दो। मैं चाहता हूं कि वह कभी वापस न लौटे। अगले कुछ दिनों तक क्लोई हर पल तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखती रही। उसका आर्च राइवल साफ तौर पर उस पर शक कर रहा था। वह बार बार अजीब अजीब सवाल पूछता। स्नो, क्या तुम्हें तलवार चलानी आती है? स्नो, क्या तुम्हें ड्रेड वेल डोमिनियन का रास्ता पता है? स्नो, क्या तुमने कभी डीमन सॉवरेन का नाम सुना है? हर बार क्लोई सिर हिलाकर सब कुछ नकार देती, लेकिन तुम्हारी नजरें हर दिन और रहस्यमयी होती जा रही थीं। ऐसा लगता था जैसे तुम एक फॉक्स को जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करते हुए देख रहे हो, फिर भी उसकी पोल नहीं खोल रहे थे। तुम बस मुस्कुराते, उसके सिर पर हाथ फेरते और उसके गाल हल्के से दबा देते। तुम्हारी यह छेड़छाड़ क्लोई को अंदर तक डरा रही थी। अब उसे सच में लगने लगा था कि शायद उसके आर्च राइवल को शुरू से ही उसकी असली पहचान पता थी। उसी रात जब उसे लगा कि तुम सो चुके हो, वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई और चांद को देखने लगी। पूरे 2 साल बीत चुके थे। पता नहीं ड्रेडवेल डोमिनियन में क्या हो रहा होगा। देर सबेर उसे वापस जाकर काउंसिल ऑफ सेवन की बगावत खत्म करनी ही होगी। उसने अपनी पूंछ पर बंधे हल्के से चमकते थ्रेड ऑफ 3 लाइव्स की तरफ देखा। यह धागा 2 लोगों को हमेशा के लिए बांध देता था, लेकिन सिर्फ तब
जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। क्या मैं सच में इससे प्यार करने लगी हूं? नहीं तो इसका हर काम देखकर मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़कता है? मुझे इसकी इतनी चिंता क्यों होती है? उसने धीरे से चांद की तरफ देखते हुए फुसफुसाया, आज राइवल हरामी, क्या तुम्हें पता है, मुझे तुम थोड़े से अच्छे लगने लगे हो। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। मुझे पता है। क्लोई का पूरा शरीर सख्त हो गया। वह झटके से पलटी। तुम बिस्तर से टिककर बैठे थे। तुम्हारी आंखों में शरारत और जीत की चमक थी। तुम सो नहीं रहे थे। तुम मेरी बातें सुन रहे थे। तुम मुस्कुराकर बोले, नींद नहीं आ रही थी, बस यूं ही तुम्हारी बात सुन ली। क्लोई का मन किया कि उसी वक्त तुम्हें काट खाए, लेकिन तभी तुमने आगे कहा, क्लोई ये तो तुम शुरू से यहीं थी। वह कांपती हुई बोली, तुम्हें कब पता चला? तुमने शांत आवाज में जवाब दिया, शायद शुरू से। जिस पल तुम मेरे हाथों में गिरी थी उसी पल तुमने मुझे उसकी याद दिला दी थी। क्लोए का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसने इस आदमी से पूरे 500 साल लड़ाई की थी। उसे हमेशा लगा कि वह ठंडा, घमंडी और किसी की परवाह न करने वाला इंसान है, लेकिन आज उसे पता चला कि वह तो बस उसके खुद सच बताने का इंतजार कर रहा था। क्लोए की आंखें भर आईं। तुम हरामी, तुमने अपनी बाहें फैला दी। इधर आओ, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। वह कुछ पल जड़ बनी खड़ी रही, फिर अचानक दौड़कर तुम्हारी बाहों में समा गई। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सबसे ज्यादा नफरत। तुमने उसे बहुत प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और अपनी ठुड्डी उसके सिर पर टिकाकर धीरे से कहा, मुझे पता है। वह लड़की तुम्हारी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। आधा महीना बीत गया। तुम्हारी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। तुम्हारी पूरी ताकत तो वापस नहीं आई थी, लेकिन अब तुम कम से कम अपने पैरों पर चल सकते थे। एक दिन तुमने मुस्कुराकर कहा, स्नो, मैं पहाड़ से नीचे जाकर हार्टलैंड्स देखना चाहता हूं। क्लोई ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारी हालत में अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? तुम मुस्कुराए। अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। क किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? मैं तो बस इसलिए कह रही हूं कि कहीं बाहर मर गए तो दफनाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तुम हंस पड़े। तो फिर मेरी दफनाने की जिम्मेदारी स्नो की। क्लोए ने मुंह फुलाकर कहा, तुम मुझसे पहले मरने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें किसी सामूहिक कब्र में फेंक दूंगी, जहां जंगली कुत्ते तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे। तैयारी पूरी होने के बाद तुम दोनों विंटर स्पायर पीक छोड़कर निकल पड़े। पूर्व की तरफ सफर करते हुए तुम लोग फेयर हेवन पहुंचे। वहां उस समय टेम्पल फेयर लगा हुआ था। पूरी सड़क लोगों से भरी हुई थी और हर तरफ रौनक थी। क्लोई, जो हमेशा ड्रेडवेल डोमिनियन में रही थी, उसने ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। वो क्या है? उसने एक दुकान की तरफ इशारा किया जहां चीनी से बनी छोटी छोटी मूर्तियां रखी थीं। तुमने मुस्कुराकर कहा, शुगर फिगरीन्स। इंसान चीनी से ऐसे खिलौने बनाते हैं? उसने तुरंत एक छोटी फॉक्स की मूर्ति की तरफ उंगली उठाई। मुझे वही चाहिए। दुकानदार मुस्कुराया, ये खरीदने के लिए नहीं है, निशाने पर तीर लगाओ। फिर यह तुम्हारी। तुमने अपने बूढ़े हो चुके हाथों की तरफ देखा। तुम्हारी ताकत अभी वापस नहीं आई थी। तुम्हारा निशाना पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन फिर तुमने क्लोए की चमकती हुई आंखें देखी। तुम मुस्कुराए। ठीक है, कोशिश करता हूं। पहला तीर पूरी तरह चूक गया। दूसरा तीर टारगेट तक भी नहीं पहुंचा। जब तुमने तीसरा तीर उठाया, तभी क्लोए की उंगली हल्की सी हिली। उसकी स्पिरिचुअल पावर चुपके से उस बांस के तीर पर चढ़ गई और अगले ही पल तीर सीधा बुलसाई के बीच जा लगा। तुमने शुगर फॉक्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। लो, तुमने फॉक्स ही क्यों चुनी? क्लोई ने नाक सिकोड़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है, कम से कम तुम्हारी पसंद तो अच्छी है। ये फॉक्स थोड़ी सी मेरी जैसी लगती है। हम दोनों ही खूबसूरत हैं। पूरा दिन तुम दोनों शहर में घूमते रहे, कभी सड़क पर तमाशे देखते, कभी स्नैक्स खाते, कभी पहेलियां बुझाते और कभी नदी में लैंटर्न बहाते। क्लो शायद अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुलकर मुस्कुराई थी। तुम उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे देखते रहे। तुम्हारे मन में क्लोई हमेशा एक घमंडी और रौबदार डीमन सॉवरेन की तरह थी, लेकिन आज वह बिल्कुल एक साधारण लड़की की तरह सिर्फ एक शुगर फिगरीन पाकर खुश हो रही थी। अचानक उसने पलटकर पूछा, आज राइवल क्या देख रहे हो? तुमने मुस्कुराकर कहा, बस यही कि जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं डीमन सोवेरेन हूँ। डीमन सोवेरेन भला खूबसूरत कैसे हो सकती है? तुमने हंसते हुए कहा, ठीक है, डीमन सॉवरेन खूबसूरत नहीं है,
क्लोई ने गुस्से से होंठ फुला लिए। जानबूझकर चढ़ा रहे हो? रात होने पर तुम दोनों एक इन में ठहर गए। देर रात क्लोए गहरी नींद में थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी। तुम्हारे शरीर के अंदर कोई बेचैन कर देने वाली ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक तुम्हारी स्पिरिट चैनल्स में भयानक दर्द दौड़ गया। तुम दर्द से कराहते हुए बिस्तर पर सिकुड़ गए। ईथन हेस! क्लोई झटके से जाग गई। वह दौड़कर तुम्हारे पास आई और तुम्हारा बर्फ जैसा ठंडा हाथ पकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी डेमोनिक एनर्जी तुम्हारे शरीर में भेजी। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। तुम्हारी स्पिरिट चैनल्स की गहराई में कोई भयानक ताकत बेकाबू होकर उफान मार रही थी। उसने उसी ताकत का पीछा किया और तुम्हारे कोर की गहराई तक पहुंच गई। वहां उसने एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली सील देखा, जो धीरे धीरे टूटना शुरू हो चुका था। वह सील खुद हेवंसविल ने लगाया था। क्लोई की आंखें फैल गईं। अब तक उसे यही लगता था कि हेवंसविल ने ईथन की सारी ताकत छीन ली थी, लेकिन अब उसे सच समझ आया। उसकी ताकत छीनी नहीं गई थी, बल्कि सील कर दी गई थी, और सिस्टम के गायब होते ही उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा था। वह सील शुरू से ही तुम्हारी लाइफ फोर्स को लगातार चूस रहा था। हरामजादा! क्लोई ने दांत भींच लिए। अब उसने एक पल भी हिचकिचाना सही नहीं समझा। उसने अपनी पूरी डिमोनिक एनर्जी उस सील को तोड़ने में झोंक दी। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन आखिरकार वह सील टूट गया। उसी पल ईथन के शरीर से स्पिरिचुअल पावर का एक भयानक विस्फोट हुआ। तेज रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। तुम्हारी सांसें फिर से सामान्य हो गईं और तुम्हारे शरीर से मौत की आहट पूरी तरह मिट गई। उसकी जगह अब जबरदस्त जीवन शक्ति उमड़ रही थी। सील टूटते ही क्लोए ने एक धुंधली सी आकृति को एक पल के लिए प्रकट होते देखा। वह ठंडी आवाज में बोली, होस्ट हैज डिफेक्टेड, इनिशिएट सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल। अगले ही पल वह जोरदार धमाके के साथ फट गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। तब क्लोई को समझ आया कि रोमांस क्वेस्ट सिस्टम कभी भी मासूम नहीं था। उसने शुरू से ईथन को नियंत्रित किया था, उसकी ताकत सील कर दी थी और उसे जबरदस्ती अपने मिशंस पूरे करने पर मजबूर किया था। तुमने भारी आवाज में कहा, क्लो, मुझे लगता है मैंने अभी एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि 500 साल पहले सिस्टम ने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारा दिल जीतना होगा। उसने मुझे सिखाया कि तुम्हें कैसे रिझाना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं बस एक साधारण इंसान की तरह तुमसे सच्चे दिल से बात करना चाहता था। ये सुनते ही क्लोई के दिल में दर्द की एक तेज लहर उठी। यानी 500 साल पहले उसी सिस्टम ने उसे गलत तरीके से उसके करीब जाने पर मजबूर किया था, और उसकी शर्मीली फितरत की वजह से वह कुछ समझा भी नहीं पाया। किस्मत के एक अजीब खेल ने उन्हें दुश्मन बना दिया और वे पूरे 500 साल लड़ते रहे। क्लोई ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम हल्का सा मुस्कुराए। क्या तुम उस समय मेरी बात पर यकीन करती? तब तो तुम मुझे पीट पीट कर अधमरा करना चाहती थी। क्लोई ने होंठ काटते हुए पूछा, तो उस कमीने सिस्टम ने पूरे 500 साल तुम्हें कंट्रोल किया? तुमने सिर हिलाया। लगभग। उसने मेरी ताकत सील कर दी थी और तरह तरह के मिशन पूरे करवाए, लेकिन मैं तुम्हारे करीब झूठ बोलकर नहीं आना चाहता था। उन मिशंस को पूरा करने से अच्छा मुझे सजा मिलना मंजूर था। यह सुनकर क्लोई की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज फर्रा गई। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुमने प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए। मत रो, अब सब खत्म हो चुका है। सील टूट गया, सिस्टम भी चला गया। अब मैं खुले दिल से तुमसे प्यार कर सकता हूं। क्लोई का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने हकलाते हुए पूछा, तब तुमने अभी क्या कहा? तुमने बिना झिझक जवाब दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पिछले पूरे 500 सालों से। उसका चेहरा और भी लाल पड़ गया। उसने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। यह बेवकूफ इतना सीधा कैसे बोल सकता है? मैं तो अभी तैयार भी नहीं थी। आखिर उसने शर्म से नजरें चुराकर कहा, चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने उसे झेंपते हुए देखा और मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, अब चुप रहता हूं। अगले कुछ दिनों तक तुम दोनों हार्थलैंड्स में साथ साथ घूमते रहे। इसी दौरान तुम्हारी ताकत हैरान कर देने वाली रफ्तार से लौटने लगी। फाउंडेशन बिल्डिंग से कोर फॉर्मेशन, फिर नेसेंट सोल। हर दिन तुम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। एक दिन तुमने कहा, मैं वाइल्ड फेंग रेंज जाना चाहता हूं। वहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत घनी है। ट्रेनिंग के लिए वह जगह सबसे अच्छी होगी। क्लो ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। वहां हर तरफ बीस्ट भरे पड़े हैं और तुम्हारी ताकत अभी सिर्फ नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंची है। वहां जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। तुम मुस्कुराकर बोले,
जब तुम साथ हो तो मुझे किस बात का डर। उसने मुंह फुला लिया। हर बार मुझे अपनी ढाल बनाना बंद करो। तुमने प्यार से कहा। तुम मेरी ढाल नहीं हो, तुम मेरी क्लोई हो। यह सुनते ही उसका दिल जैसे उछल कर बाहर आने वाला था। उसने शर्म छिपाते हुए कहा, ठीक है, चलते हैं, मुझे कोई डर नहीं। वाइल्ड फांग रेंज सचमुच बीस्ट्स का स्वर्ग था। चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई थी और हवा में हल्की सी खून की गंध तैर रही थी। कुछ ही देर में डीमन वुल्फ्स के एक झुंड ने तुम दोनों को घेर लिया। क्लोई हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तुमने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मुझे करने दो, मैं अपनी ताकत आजमाना चाहता हूं। अगले ही पल फ्रॉस्टबेन सोर्ड चमकते हुए म्यान से बाहर निकली। झुंड का नेता एक ही वार में दो टुकड़ों में बंट गया। पलक झपकते ही 7-8 वुल्व्स जमीन पर मरे पड़े थे। क्लोई ने हैरानी से तुम्हें देखा। तुम्हारी ताकत, अर्ली असेंडेंट स्टेज। तुमने सहजता से कहा, अभी अभी फिर से ब्रेक थ्रू हुआ है। वह दंग रह गई। क्या अजीब इंसान हो तुम। एक सामान्य कल्टीवेटर को नेसेंट सोल से एसेंडेंट स्टेज तक पहुंचने में दशकों लग जाते हैं, और तुमने कुछ वुल्व्स मारकर ही ब्रेक थ्रू कर लिया। अगले आधे महीने तक तुम दोनों वाइल्ड फैंग रेंज में रहे। हर लड़ाई के बाद तुम्हारी ताकत और बढ़ती गई। अर्ली असेंडेंट से मिड स्टेज, फिर लेट स्टेज और आखिर परफेक्शन स्टेज। तुम्हारी रफ्तार किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक शाम दोनों एक गुफा में आराम कर रहे थे। क्लोई दीवार से टिककर बैठी थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। इतने महीनों का साथ उनके रिश्ते को और गहरा बना चुका था, फिर भी उसने अब तक अपने दिल की बात नहीं कही थी। आखिर वह डीमन सोवेरेन थी। वह पहले कैसे बोल सकती थी। तभी तुम उसके पास बैठ गए और अपनी जेब से वह लाल धागा निकाला। स्नो, इसे याद है? क्लो ने सिर हिलाया। बिल्कुल, तुमने इसे मेरी पूंछ से बांधा था। तुमने मुस्कुराकर पूछा, थ्रेड ऑफ 3 लाइव्स की कहानी याद है? उसने धीरे से कहा, हाँ, कहते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तभी इसका असली असर शुरू होता है। तुमने वह धागा दोनों के बीच उठाकर पकड़ा। चांदनी पड़ते ही वह हल्की सी लाल रोशनी से चमकने लगा। तुम मुस्कुराए। देखो, यह चमक रहा है, यानी यह सच में काम कर गया। तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्लोई का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसने शर्म से कहा, ऐसे मत पूछो। मैं, हाँ, आखिरी शब्द इतना धीमा था कि मुश्किल से सुनाई दिया। तुमने शरारत से कहा, सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर बोलो। वह तुरंत पलटी और गुस्से से तुम्हें घूरने लगी। मैंने कहा ना, हाँ हाँ मतलब हाँ, दोबारा नहीं बोलूंगी। तुम खुद को रोक नहीं पाए और हंसते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने सुन लिया, शुक्रिया क्लोई। इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि चुपके से अपना चेहरा तुम्हारे सीने में छिपा लिया। आज राइवल, तुम हर समय मुझे छेड़ते ही रहते हो। तुमने झुककर उसके सिर के ऊपर हल्का सा किस किया। मैं तुम्हें नहीं छेड़ रहा, मैं बस बहुत खुश हूं। लेकिन उसी समय गुफा से कुछ दूर अंधेरे में एक काले कपड़ों वाला आदमी छिपा हुआ उन दोनों को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, आखिर मिल गया। हाई क्रेस्ट का गद्दार ईथन हेड्स। वह एक डेमोनिक वुमन के साथ वाइल्ड फेंग रेंज में छिपा हुआ है। वॉइड के अंदर से एक ठंडी आवाज आई, बहुत अच्छा, तुरंत सभी ऑर्डर्स को खबर भेजो। उस गद्दार को चारों तरफ से घेर लो। उस पर अपने मास्टर की हत्या, अपने ऑर्डर को नष्ट करने, डीमन से मिलकर विश्वासघात करने और एंशियंट ईविल वेपन छिपाने का आरोप लगाओ। किसी पर भी दया मत करना। 3 दिन बाद जब तुम दोनों वाइल्ड फेंग रेंज से बाहर निकलने वाले थे, तो सामने का नजारा देखकर दोनों के चेहरे बदल गए। पूरे इलाके में हजारों नहीं, बल्कि दसियों हजार कल्टिवेटर्स फैले हुए थे। अलग अलग ऑर्डर्स के झंडे हवा में लहरा रहे थे। उन्होंने पहाड़ से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद कर दिया था। सबसे आगे एवेलिन क्रो का बेटा और हाईएस्ट ऑर्डर का नया लीडर ग्रांड क्रो खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, ईथन हेज, तुमने अपने मास्टर की हत्या की, डीमंस के साथ मिलकर विश्वासघात किया और एंशिएंट मिरियड सोल्स बैनर छिपा कर रखा। तुम्हारे अपराध माफ नहीं किए जा सकते। आज 7 महान असेंडेंट ऑर्डर्स मिलकर तुम्हें पकड़ेंगे गद्दार। तुमने सामने खड़ी विशाल सेना की तरफ देखा। वहां दसियों हजार कल्टिवेटर्स, सैकड़ों असेंडेंट स्टेज एक्सपर्ट्स, यहां तक कि वॉइड रिफाइनिंग और ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के पुराने मॉन्स्टर्स भी मौजूद थे। तुमने क्लोई की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, क्लोई, मैं इनके बीच रास्ता खोलता हूं, तुम पहले निकल जाओ। उसने तुरंत तुम्हारी तरफ घूरा। क्या पागल हो गए हो? इतने लोगों को अकेले कैसे रोकोगे? तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ कह रही थीं। वे विदाई जैसी लग रही थीं। क्लोई ने कांपते हुए तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जा रही।
अगर मरना है तो हम दोनों साथ मरेंगे। इतना कहकर वह तुम्हारे सामने आकर पूरी सेना की तरफ मुड़ी और ऊंची आवाज में बोली, बस एक लड़ाई ही तो है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। मैं ड्रेडवेल की डीमन सोवेरेन हूं। आज मैं इन तथाकथित राइटियस कल्टिवेटर्स को दिखाऊंगी कि असली डीमन सॉवरेन की ताकत क्या होती है। उसके चारों तरफ भयानक डेमोनिक एनर्जी फूट पड़ी। वह काले बवंडर की तरह घूमने लगी। पूरी सेना में हड़कंप मच गया। डेमन सोवेरेन क्लो जिंदा है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ग्रांड क्राउ ने खुद को संभालते हुए ठंडी आवाज में कहा, वह बुरी तरह घायल है। उसके पास कितनी ताकत बची होगी। हमला करो, दोनों को मार डालो। उसी पल वॉइड रिफाइनिंग स्टेज और उससे ऊपर के दर्जनों एक्सपर्ट्स ने एक साथ हमला कर दिया। तुम क्लोई को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने तुम्हें पीछे धक्का दे दिया। पीछे रहो। अगले ही पल उसने अपनी कोर एसेंस जला दी। आसमान छूती हुई काली डेमोनिक फ्लेम्स चारों तरफ फैल गईं। उसकी दहाड़ से पूरा आसमान और धरती कांप उठे। अगले ही पल वह एक विशालकाय लोमड़ी में बदल गई, जिसका शरीर पूरे आसमान को ढक रहा था। क्लोई के पीछे उसकी 9 पूंछें एक एक करके फैल गईं। हर पूंछ सैकड़ों फीट लंबी थी। डेमोनिक फ्लेम्स के बीच उसकी चांदी जैसी सफेद फर खून जैसी लाल हो गई। यही था 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स, क्लो का असली सोल फॉर्म। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे आसमान में फैल गई। जब मैं 6 फोल्ड रियलम्स पर राज करती थी, तब इमॉर्टल इथान के अलावा तुम में से किसी की भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज तुम जैसे चींटियां मेरे सामने खड़ी होने की सोच रहे हो। अगले ही पल उसकी 9 पूंछें एक साथ झपट पड़ी। वॉइड रिफाइनिंग स्टेज के दर्जनों हमले पल भर में मिट गए। 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स ने अपना विशाल मुंह खोला और भयानक डेमोनिक फ्लेम्स उगल दी। सिर्फ एक सांस में 1000 से ज्यादा कल्टिवेटर्स राख बन गए। वह पूरी कोalition के बीच कहर बनकर टूट पड़ी। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उसकी हर पूंछ के वार से सैकड़ों लोग मर रहे थे। पूरा युद्ध क्षेत्र नरक बन चुका था। ग्रांट जोर से चिल्लाया, वह अपनी कोर एसेंस जला रही है। वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। और वह सही था। क्लोई की कोर एसेंस तेजी से खत्म होती जा रही थी। 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स का विशाल शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पीछे ईथन खड़ा था। उसने मन ही मन कहा, आर्च रिवल, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुमने देखा कि उसकी पूरी देह पर एक के बाद एक गहरे घाव खुलते जा रहे थे। उसकी चांदी जैसी फर पूरी तरह खून से लाल हो चुकी थी। तुम उसकी मदद के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन दुश्मनों के लगातार हमलों ने तुम्हें पीछे धकेल दिया। तुम सिर्फ बेबस होकर उसकी कोर एसेंस को धीरे धीरे खत्म होते देख सकते थे। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। 9 टेल्ड सीलियन फॉक्स जमीन पर गिर गई। अगले ही पल क्लो वापस अपने इंसानी रूप में आ गई। वह खून के तालाब में पड़ी थी। उसकी सांसें इतनी हल्की थीं कि महसूस करना भी मुश्किल था। क्लोई, तुम पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़े और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसके होठों के कोने से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं। उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, ईथन हेस, भाग जाओ। तुमने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे। बेवकूफ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूं। क्लोई ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं चाहती हूं मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। उसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी सांसें थमने लगीं। उसकी निश्चल देह को सीने से लगाए तुमने दर्द से भरी ऐसी चीख लगाई कि पूरा आसमान कांप उठा। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह पागलपन से भर चुका था। तुम्हारे आंसू उसकी सफेद पड़ चुकी शक्ल पर गिरते रहे। मुझे छोड़कर मत जाओ। तुमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी दूर से ग्रांट की हंसी गूंजी। वह मर गई। आखिर वह डीमन मर ही गई। ईथन हेस, आज तुम्हारा भी आखिरी दिन है। इसे मार डालो। अगले ही पल सैकड़ों हमले एक साथ तुम्हारी तरफ बढ़े, लेकिन तुम बिना हिले वहीं खड़े रहे, अपनी बाहों में क्लोए की देह को थामे हुए। तुमने उन हमलों की तरफ देखा तक नहीं। जैसे ही वे हमले तुम तक पहुंचने वाले थे, तुम्हारे शरीर के अंदर से ऐसी शक्ति फूटी जो समुद्र से भी विशाल और अनंत थी। एक ही पल में सारे हमले धूल बन गए। 100 गज के दायरे में मौजूद हर कल्टीवेटर खून की धुंध बनकर उड़ गया। ग्रांट का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। असंभव! ये सेलेस्टियल इमॉर्टल कैसे बन गया? तुमने धीरे धीरे सिर उठाया। तुम्हारी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उनमें अब कोई भावना नहीं थी,
सिर्फ असीम किलिंग इंटेंट था। तुमने ठंडी आवाज में कहा, तुम सबको मरना होगा। अगले ही पल तुम्हारा दबाव चारों तरफ फैल गया। दसियों हजार कल्टीवेटर्स चींटियों की तरह कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। फ्रॉस्टबेन सोर्ड अपने आप वॉइड से बाहर निकल आई। उसकी बर्फीली चमक इतनी तेज हो गई कि मीलों दूर तक सब कुछ जम गया। तुमने सिर्फ एक शब्द कहा, मर जाओ। आसमान और धरती को चीरती हुई एक सोर्ड ऑरा पूरे युद्ध क्षेत्र से गुजर गई। उसमें पूरी गैलेक्सी को चीर देने की ताकत थी। एक ही वार में 3,000 कल्टीवेटर्स खून की धुंध बन गए। तुम क्लोई को अपनी बाहों में उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तुम्हारे हर कदम के साथ सैकड़ों लोग खून की धुंध बनकर मिटते जा रहे थे। ग्रांट डर से चिल्लाया, हेवनली ट्रिब्यूलेशन उतर रही है। आसमान काले बादलों से भर गया। उनमें काली बिजली चमकने लगी। ये वही लेजेंडरी ट्रिब्यूलेशन थी जो सिर्फ किसी के सेलेस्टियल इमॉर्टल रेल्म में पहुंचने पर उतरती थी। लेकिन तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमने बस लापरवाही से अपना हाथ उठाया और एक सोड ओरा आसमान की तरफ छोड़ दी। किसने तुम्हें आने की इजाजत दी? अब दफा हो जाओ। एक ही स्लैश में पूरी हेवनली ट्राइबल्शन बिखर गई। ग्रांट वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर सिर्फ अविश्वास था। तुम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। हर कदम लाशों के ऊपर पड़ रहा था। आखिर तुम ग्रांट के सामने आकर रुक गए। वह कांपते हुए बोला, सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। हाईएस्ट ऑर्डर का लीडर आपको बना देता हूं। बस मुझे छोड़ दीजिए। तुमने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें अपने की पर पछतावा नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी मौत का डर है। तुम्हारी मां पहले से ही सोल बैनर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगले ही पल मायरिएट सोल्स बैनर वॉइड से निकलकर सामने आ गया। उसने ग्रांट की सोल उसके शरीर से खींच ली और हमेशा के लिए बैनर के अंदर कैद कर लिया। कुछ ही पलों में 7 ऑर्डर्स कोalition पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लाखों की सेना में एक भी कल्टीवेटर जिंदा नहीं बचा। चारों तरफ सिर्फ लाशों के पहाड़ और खून का समंदर था। तुम उस नरसंहार के बीच खड़े थे और तुम्हारी बाहों में क्लोए की ठंडी देह थी। तुमने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, क्लोए, मैंने सबको मार डाला। अब जाग जाओ प्लीज, एक बार मेरी तरफ देखो। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी तुम्हें बहुत हल्की सी लाइफ फोर्स महसूस हुई। क्लो अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। उसके अंदर बेहद हल्की सांस अब भी बाकी थी। तुमने तुरंत कहा, मेरा इंतजार करना। अगले ही पल तुम बिजली की तरह गायब हो गए। एवर विंटर हॉल, विंटर स्पायर पीक। तुमने बेहद सावधानी से क्लोई को बिस्तर पर लिटाया और उसकी चोटों की जांच करने लगे। नतीजा देखकर तुम्हारा चेहरा गंभीर हो गया। उसकी सारी स्पिरिट चैनल्स टूट चुकी थीं। उसका डेमोनिक सोर्स लगभग खत्म हो चुका था। उसकी सोल भी बुरी तरह घायल थी। उसकी आधे से ज्यादा कोर एसेंस गायब हो चुकी थी। अगर कोई और होता तो कब का मर चुका होता। सिर्फ 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स की असाधारण लाइफ फोर्स ही उसे जिंदा रखे हुए थी। तुमने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुमने सेलेस्टियल इमॉर्टल की शक्ति को बुलाया और धागे की तरह बारीक स्पिरिचुअल पावर उसके शरीर में भेजनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे उसकी टूटी हुई चैनल्स और सोल को ठीक करने लगी। 1 घंटा बीता, फिर 2, लेकिन तुम रुके नहीं। लगातार स्पिरिचुअल पावर उसके शरीर में भेजते रहे। तुम्हारा चेहरा हर पल और सफेद होता जा रहा था, लेकिन तुमने एक पल भी आराम नहीं किया। पूरा 1 महीना बीत गया। इस दौरान तुमने एक बार भी अपनी आंखें बंद नहीं की। तुम्हारे बाल पहले से भी ज्यादा सफेद हो चुके थे, लेकिन तुम हर पल उसके पास बैठे उसकी रखवाली करते रहे। तुमने उसके ठंडे हाथ को पकड़कर फुसफुसाया, क्लोए, तुम कब जागोगी? अगर तुम जाग गई तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। तभी तुम्हें अपनी हथेली में उसकी उंगलियों की हल्की सी हरकत महसूस हुई। क्लोई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम्हारे आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर उसने बहुत हल्की मुस्कान दी। आर्क राइवल, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल रुक गए, फिर मुस्कुरा दिए। लेकिन जितना ज्यादा मुस्कुराए उतना ही ज्यादा रोने लगे। अब शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि तुम वापस आ गई हो, बेवकूफ। क्लोई हल्का सा हंसी। डीमन सॉवरेन इतनी आसानी से नहीं मरती। क्लोई के ठीक होने के आधे महीने बाद ड्रेडवेल डोमिनियन से खबर आई। ब्लैकर पैलेस पर बागियों ने कब्जा कर लिया है। काउंसिल ऑफ 7 ने मिलकर बगावत कर दी है। उन्होंने ड्रेडवेल डोमिनियन के ज्यादातर हिस्से पर अधिकार कर लिया है और पूरे राज्य में यह खबर फैला दी है कि डीमन सॉवरेन क्लोई
मर चुकी है। क्लोए ने बिना झिझक कहा, मैं वापस जा रही हूं। ड्रेडवेल डोमिनियन मेरा है। मैं उन गद्दारों को जीतने नहीं दूंगी। तुमने तुरंत जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे दुश्मन अब मेरे दुश्मन हैं। हम एक परिवार हैं। क्लोई का चेहरा लाल हो गया। किसने कहा कि हम फैमिली हैं? मैंने अभी तक तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं की है। तुम मुस्कुराकर बोले, तो करोगी? उसने नजरें चुराईं और धीरे से कहा, पहले ड्रेडवेल डोमिनियन वापस चलते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद इस बारे में बात करेंगे। जब वे दोनों ब्लैक स्टार पैलेस पहुंचे तो वहां सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ बागियों के झंडे लहरा रहे थे। काउंसिल ऑफ सेवन का नेता मार्कस ड्रेक आराम से डीमन सोवेरेन के सिंहासन पर बैठा था। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, माय लॉर्ड, क्लो एक आदमी के साथ ड्रेडवेल डोमिनियन में घुस चुकी है। यह सुनते ही मार्कस ड्रेक का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत आदेश दिया, 10,000 डीमंस डिवाउरिंग हेवन अरे तुरंत सक्रिय करो। एशन मार्च पर तुम और क्लोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। सामने बागियों की दसियों हजार की सेना खड़ी थी। तुमने उसकी तरफ देखकर कहा, इन्हें मुझ पर छोड़ दो, मैं रास्ता साफ करता हूं। अपनी ताकत मार्कस के लिए बचाकर रखो। इतना कहते ही तुम बिजली की तरह दुश्मनों के बीच पहुंच गए। फ्रॉस्टबेन सोर्ड म्यान से बाहर निकल आई और चारों तरफ सोर्ड एनर्जी का तूफान फैल गया। बागी सैनिक ऐसे गिरने लगे जैसे दरांती के सामने घास कटती हो। उसी समय क्लोई के चारों ओर डेमोनिक एनर्जी फूट पड़ी। वह काली रोशनी की एक लकीर बनकर दुश्मनों की सेना चीरती हुई आगे बढ़ गई। जब वह पैलेस के हॉल में पहुंची तो मार्कस उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे 10,000 डीमंस डिवाउरिंग हेवन अरे घूम रहा था। क्लोई ने ठंडी आवाज में पूछा, मार्कस, 300 साल पहले मेरे पिता की मौत के पीछे तुम ही थे? मार्कस जोर से हंस पड़ा। तो आखिर तुम्हें सच पता चल ही गया। हाँ, तुम्हारे उस निकम्मे बाप को मैंने ही मारा था। डीमन एम्परर का सिंहासन हमेशा से मेरा होना चाहिए था। यह सुनते ही क्लो की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। मेरे पिता ने तुम्हें बचपन में गोद लिया था और तुमने उसी एहसान का बदला उन पर घात लगाकर हमला करके दिया। तुम्हें मरना होगा, हर हाल में मरना होगा। उसके चारों तरफ डेमोनिक एनर्जी विस्फोट की तरह फूट पड़ी और वह सीधे मार्कस की तरफ झपटी। उसी पल 10,000 डीमंस डिवाउरिंग हेवन अरे भी सक्रिय हो गया। अनगिनत काली जंजीरें निकलकर क्लोई को जकड़ने लगीं। क्लोए! तुम जोर से चिल्लाए। फ्रॉस्टबेन सोर्ड बर्फीली बिजली बनकर लपकी और एक ही पल में सारी जंजीरें काट डाली। तुमने उसकी तरफ देखकर कहा, मार्कस को तुम खत्म करो। अरे मुझे संभालने दो। मार्कस व्यंग्य से हंसा, मैं बाकी 6 एल्डर्स की सारी ताकत निगल चुका हूं। अब मैं ग्रेट परफेक्शन के पीक पर हूं। तुम अभी तक अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। आखिर तुम मुझे कैसे हराओगी? लेकिन क्लोए पीछे नहीं हटी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर तुम ग्रेट परफेक्शन के पीक पर हो? मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़कर भी तुम्हें मार डालूंगी, अपने पिता के लिए। उसी समय तुमने अरे के कोर को ढूंढ लिया और अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। अगले ही पल पूरा 10,000 डीमंस डिवाउरिंग हेवन अरे टूट कर बिखर गया। तुम बिजली की रफ्तार से मार्कस के पीछे पहुंचे और उसके भागने का हर रास्ता बंद कर दिया। तुमने पुकारा, क्लोए, अभी। अगले ही पल क्लोई ने अपनी डेमोनिक कोर जला दी। उसका पूरा शरीर काली आग से बनी विशाल फॉक्स में बदल गया और वह पूरी ताकत से मार्कस से टकराई। हेवनली डेमोनिक फ्लेम्स ने उसकी सोल तक को जलाकर राख कर दिया। बस एक ही पल में मार्कस हमेशा के लिए खत्म हो गया। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। क्लोई अपने पिता की मेमोरियल टैबलेट के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, मैंने आपका बदला ले लिया। जिसने आपको मारा था वह मर चुका है। अब आप चैन से आराम कर सकते हैं। तुम धीरे से उसके पास आए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रो लो, जितना मन करे रो लो। वह तुम्हारे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस पल वह डीमन सॉवरेन नहीं थी, बस अपने पिता को खो चुकी एक बेटी थी। काफी देर बाद उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें अपने पिता की मेमोरियल टैबलेट के सामने घुटनों के बल बैठा दिया। उसने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं आज किसी और को भी आपके सामने लाई हूं। ये आपकी बेटी के पति हैं। ब्लैक स्टार पैलेस के ऊपर 10,000 सुनहरे डेमोनिक लैंप्स ऐसे चमक रहे थे जैसे उल्टी लटकी हुई कोई आकाश गंगा हो। क्लोई ने फीनिक्स क्राउन और लाल वेडिंग रोब्स पहन रखी थीं।
उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने टेलीपैथी से पूछा, इतन हेज, क्या तुम सच में पक्के हो? अगर तुम मेरे पति बन गए तो फिर कभी राइटियस इमोर्टल बनकर वापस नहीं जा सकोगे? तुमने मुस्कुराकर बिना आवाज के अपने होंठों से कहा, यह बात मुझे पिछले 500 सालों से पता है। विवाह की सारी रस्में पूरी हो गई। तुम धीरे धीरे जेड की सीढ़ियां चढ़े और अपनी जेब से पूरी तरह ठीक किया हुआ ट्विन विंग पेंडेंट निकाला। तुमने उसे अपने हाथों से क्लोई की कमर में बांधते हुए कहा, 500 साल पहले मैं यह तुम्हें नहीं दे पाया था, इसलिए आज दे रहा हूं। क्लोई की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी स्लीव से कांच की बनी एक छोटी सी फॉक्स निकाली। ये वही शुगर फॉक्स थी जो टेम्पल फेयर में पिघल गई थी, लेकिन उसने बाद में उसे ग्लास से दोबारा तराशा था। उसने धीरे से कहा, जो बात मैं 500 साल पहले नहीं कह पाई थी, आज कहती हूं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। उसके आखिरी शब्द हवा में उड़ते पंखों जितने हल्के थे। तुम मुस्कुराए। एक बार फिर से कहो। क्लोई तुरंत मुंह फेरकर बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें वहम हुआ है? तुम हंस पड़े। वह झेंपते हुए तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा करने लगी। चलो, अब वेडिंग वाइन पीने का समय है। हॉल में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स मुस्कुराने लगे। कई दौर तक जश्न और शराब चलती रही। आखिर क्लोई ने बहाना बनाया कि उसे ताजी हवा चाहिए और तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने चेम्बर्स में ले आई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह तुरंत वापस अपनी स्नो वाली छोटी फॉक्स फॉर्म में बदल गई और सीधे तुम्हारी बाहों में घुस गई। मैं बहुत थक गई हूं। डीमन सोवेरेन होना कितना झंझट वाला काम है। तुमने मुस्कुराते हुए उसके कानों के पीछे वाली मुलायम जगह सहलानी शुरू कर दी। तुमने पूछा, और मेरा क्या? छोटी फॉक्स एकदम अकड़ गई। तुम ठीक हो? तुमने शरारत से पूछा। बस ठीक। उसने मुंह फुला लिया। तुम बहुत परेशान करते हो, चुप रहो। उसने हल्के से अपने पंजे से तुम्हारे हाथ पर थपकी मारी, लेकिन वह गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं थी। तुम मुस्कुराकर बोले, आर्क राइवल के हस्बैंड का टाइटल मुझे मंजूर है। यह सुनते ही क्लो का दिल फिर से बेकाबू हो गया। यह आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? 500 साल पहले हम एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, और आज यही इंसान सबसे बेशर्म तरीके से सबसे प्यारी बातें इतनी आसानी से कह देता है। उसने धीरे से बड़बड़ाया, बेशर्म, लेकिन फिर भी वह खुद को उससे और ज्यादा लिपटने से रोक नहीं पाई। उसने धीमे से कहा, तुमसे शादी कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हें अपना पति बना रही हूं। तुम हंस पड़े। उसे प्यार से अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की तरफ चल पड़े। मेरी डीमन सॉवरेन, रात बहुत छोटी है, अब आराम करने का समय है। क्लोई झेंप कर बोली, मुझे नीचे उतारो। मैंने अभी पूरी तरह हाँ भी नहीं की, लेकिन उसकी अधूरी बात तुम्हारे नरम होठों ने वहीं रोक दी। पूरे 500 साल तक टकराने वाले दो दिल आखिरकार एक हो गए। ये बदलाव इतना बड़ा था कि क्लोई को एक पल के लिए लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो, लेकिन उसके होठों पर तुम्हारे होठों की गर्माहट बिल्कुल असली थी। उसकी कमर पर तुम्हारी बाहों की मजबूत पकड़ भी बिल्कुल सच्ची थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और हल्की सी झिझक के साथ तुम्हारे किस का जवाब दे दिया।